सब बढ़िया। क्या चल रहा है? गुड इवनिंग सर। ठीक है सर। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सब लोगों को आ आई रही एम है ऑडिबल सर। टू एवरीबॉडी? बोर्ड नजर आ रहा है क्लियरली? बोर्ड पढ़ा जा रहा है क्या लिखा हुआ है? यस सर। सबको पढ़ा जा रहा है ना? यस सर, क्लियर है। ठीक। पहले तो आप लोगों ने आधा घंटा इंतजार किया, इतना पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ओके, देयर वाज सम issue regarding the timing of the class, timetable of the class, इसलिए कुछ डिले हो गया आज की क्लास, बट कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। वी विल कंपनसेट इट बाय taking some extra time from the ending time of the class. Now, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, क्या कहते हैं उसको, एवोल्यूशन खत्म हो गया था। एवोल्यूशन के रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को, किसी को भी? चलिए, अगर आपको एवोल्यूशन के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं तो आगे बात कर रहे हैं। आज ह्यूमन हेल्थ डिजीज की बात कर रहे हैं, और बड़ी ही छोटी क्लासेस से आप लोग ये समझते आए ना कि डिजीज क्या होता है, डिजीज किसको कहते हैं, ये सब बातें आपको क्लियर है? सपोज क्या होता है डिजीज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजीज? क्या समझते हैं आपका डिजीज? मेंटली फिजिकली फिट नहीं होना। फिटनेस जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। मेंटली और फिजिकली फिट होना, फिट नहीं होना। मेंटली और फिजिकली फिट ना होना। और कौन से वाला? इंग्लिश वाला और हिंदी वाला? और सर एंड मेंटली एंड फिजिकली। मेंटली एंड फिजिकली फिट ना सर होना और ही मतलब? होगा। सर इंग्लिश वाला और। इंग्लिश वाला और होगा, सही है। सर हिंदी वाला होगा ना। देख, इंग्लिश इंग्लिश हिंदी के और में इतना कंफ्यूजन करेंगे लोग। सिंपली समझो, तुम लोग को ना कुछ भी जरा सा भी इधर का उधर बोलना ना, पता नहीं खुद की जान लेना। पता नहीं मैं क्यों हिंदी और इंग्लिश और की बात करता हूँ, उसको भी ऐसे घुमा देंगे, पता नहीं कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी कर देंगे। मेरा सरल शब्दों, तुम्हारे लिए मैं सरल शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ कि मेंटली या फिजिकली। या मतलब मेंटली या ईदर ऑफ देम, ठीक है? तो इंग्लिश वाला और, ओ आर, और इधर यू आर फिजिकली नॉट फिट और मेंटली नॉट फिट। अब नॉट फिट की डेफिनेशन क्या है? नॉट फिट की डेफिनेशन ये है कि बहुत सिंपल है, जो बॉडी में काम होते हैं इन जनरल वो नहीं हो रहे। भाई हार्ट का काम है पंप करना, बीट करना, ब्लड पंप करना, नहीं कर रहा, डिजीज है। जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा, डिजीज है। क्लियर है? किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, नहीं कर रही, डिजीज है। कम कर रही है, डिजीज है। लिवर, इंटेस्टाइन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बॉडी की फिजियोलॉजी जैसी होनी चाहिए आइडली। अगर वैसी नहीं है तो वो डिजीज है। अब डिजीज को हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। अगर डिजीज की बात करें तो डिजीज कैन बी वेरी सिंपल, दो कैटेगरीज है, एक इंट्रिंसिक और दूसरे एक्सट्रिंसिक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर डिसीज और डिसऑर्डर एक ही चीज़ है? जी आयुषी, आयुषी तो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, ये पता है क्या है? नाइन्थ में, टेंथ में, यहाँ वहाँ, ठीक है ना, फालतू की बातें इधर से उधर से आप लोग सुनते हैं,
उसे दिमाग में डाल लेते हैं और उस दिमाग में डाले हुए फालतू से बातों को बोलते हैं कचरा। तो आपके सब लोगों के दिमाग से मैं कचरा साफ कर देता हूँ कि डिजीज वर्ड हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजीज कोई वर्ड ही नहीं है। सही वर्ड अगर हम बात करें तो डिसऑर्डर ही है। देयर इज अ करेक्ट वर्ड, डिसऑर्डर। एक्चुअली डिसऑर्डर ही सही वर्ड है। डिजीज तो हमने भाई एक नॉन इंग्लिश नॉन साइंटिफिक मैनर में बोलना शुरू किया और उस टर्म को इनकॉर्पोरेट कर लिया साइंस के अंदर। तो ये डिजीज, वो डिजीज, ना डिजीज, वैसे डिजीज, सब डिसऑर्डर्स ही है। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट अब ये वर्ड अडॉप्ट कर लिया गया तो ये डिजीज ही है भाई। अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं कि अगर कोई लेट्स से मतलब कि फॉर एग्जांपल डिसऑर्डर भी एक्चुअली सही टर्म नहीं है, एक और टर्म होता है सिंड्रोम, ठीक है ना। तो 3 वर्ड आ जाते हैं, सिंड्रोम, डिसऑर्डर और डिजीज, ठीक है। तीनों की मायने सिमिलर ही हैं, ठीक है ना। तीनों ही सिमिलर से वर्ड्स हैं। सिंड्रोम भी वही है, कुछ भी डिसऑर्डर बॉडी में हो गया तो वो सिंड्रोम हो गया। और बॉडी में जो जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, मलेरिया इज अ डिसऑर्डर, ठीक है ना। मलेरिया इज आल्सो डिजीज। प्लेग इज अ डिसऑर्डर, प्लेग इज आल्सो डिजीज। हार्ट काम नहीं कर रहा, हम उस डिसऑर्डर, वो ऑर्डर में नहीं है तो हार्ट का डिसऑर्डर है, तो हार्ट का डिसऑर्डर है और उसको हमने पर्टिकुलर डिजीज नाम दे दिया। तो डिसऑर्डर और डिजीज कोई कोई ऐसा टर्म नहीं है कि आपने डिसऑर्डर यूज कर लिया या किसी ने डिजीज यूज कर लिया तो गलत है, या आपने सिंड्रोम यूज कर लिया तो गलत है। इनकी कोई स्पेसिफिक मायने ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है सर कि डिसऑर्डर। हाँ सर अब मलेरिया का आपने एग्जांपल दिया, तो मलेरिया डिसीज है लेकिन जैसे उसमें फीवर्स आते हैं तो वो सिंड्रोम हुआ ना। वही तो, यही तो, वही तो तो तुम्हारे तुम दोनों लोगों की ना अलग बातें दीवार, हो गई। तुम लोगों की दीवारें ऑलरेडी पेंटेड है एक्चुअली, वो भी काले रंग से। ऊपर कोई और रंग चढ़ेगा ही नहीं। पहले अपना ग्लास खाली करो, फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ ग्लास भरेगा। तुमको किसने बोला सिंड्रोम क्या? पहले तुम समझो कब सिंड्रोम क्या होगा। व्हाट इज द सिंड्रोम? व्हाट इज सिंड्रोम जो आयुषी? सिम्टम्स जो आते हैं, बस सिंड्रोम सिम्टम है, फिर सिम्टम क्या है? मतलब अगर कोई पैथोजन बॉडी में आ जाए तो उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, सिम्टम्स वो होते हैं सिम्टम है। वो। वो हम्म, सिम्टम्स होते हैं, सिंड्रोम होते हैं। तो सिम्टम्स ही तो होते हैं सिंड्रोम। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बनाना चाहो तो बनाते रहो। तो एक बात तो सर बताओ, क्या होते हैं? फीवर, कफ, कफ इज नॉट अ डिजीज, कफ इज नॉट अ डिसऑर्डर। कफ क्या है? व्हाट इज कफ? मेरे को खांसी हो रही है, क्या है ये? सर डिसऑर्डर है, सिम्टम है। डिजीज है, हम्म, सिम्टम है। अच्छा, फीवर, सिम्टम, न्यूमोनिया, डिसीज, disease, न्यूमोनिया डिजीज है। हेपेटाइटिस, डिसीज, अच्छा, हेपेटाइटिस डिजीज है, ठीक है। न्यूमोनिया डिजीज है। हेपेटाइटिस क्या कह रहा है आपको? व्हाट इज हेपेटाइटिस सेइंग टू यू? व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम हेपेटाइटिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस? सर एक डिसीज का नाम है। एक डिजीज इन्फ्लामेशन का ऑफ नाम है। लिवर। यस, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। अब तुमको ना अब अच्छे से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, तुमको तो अच्छे से समझा देता हूँ। पहले हमारे पुराने कंफ्यूजन दूर कर दो। देखो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर का इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो हेपाटाइटिस, कहानी खत्म। अब हेपेटाइटिस आपने डिजीज क्वालिफाई कर दिया, मतलब आपने एक डिसऑर्डर को डिजीज बोल दिया कि नहीं बोल दिया? अब हेपेटाइटिस अलग अलग होता है। हेपेटाइटिस हो सकता है कि आप अल्कोहल बहुत पी रहे हैं तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हो सकता है कि आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस वायरस आ गया, वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया और लिवर काम करना बंद हो गया, हेपेटाइटिस, तब भी हेपेटाइटिस। मलेरिया बॉडी में आ गया, प्लाज्मोडियम बॉडी में आ गया तो वो आरबीसी को इफेक्ट करता है, लिवर को भी इफेक्ट करता है। अगेन इट कॉजेज यू हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लिवर अपना काम नहीं कर रहा तो लिवर किस में आ गया? लिवर डिसऑर्डर में आ गया।
तो ये क्या हो गया, लिवर का डिसऑर्डर हो गया, कौन, हेपेटाइटिस। अब ये इसको हम डिजीज भी बोल देते हैं, बोल दो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई समस्या नहीं है। तो डिसऑर्डर और डिजीज कोई अलग टर्म्स नहीं है, ठीक है ना। और बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ कहाँ पे अलग है मैं आपको बता दूंगा, अभी ध्यान से सुनते जाओ, सारे एग्जाम्पल समझ में आएगा। अब निमोनिया हो गया, निमोनिया क्या है, निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है। वो फ्लूइड कैसे भरा है, फ्लूइड भरा है, WBC है, उन्होंने फाइट किया पैथोजन से, और जब फाइट किया पैथोजन से भाई इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, ठीक है ना, छोटी से मोटी हो गई। अब ब्लड वेसल छोटी से मोटी हो गई, डायलेट हो गई, खूब ब्लड आया, खूब ब्लड आया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड निकल के फ्लूइड आसपास के एरिया में भरने लगा। तो इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वुलाई की वजह से फ्लूइड भरने लगता है एल्वुलाई में, जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है। फिर आप लंग्स का एक्सरे कराओगे तो उसमें आपको ये सब नजर आएगा कि ये जो एयर की जगह बीच में वाटर भरा हुआ है, तो लंग्स के एक्सरे से आप बता दोगे हाँ भाई निमोनिया हुआ है। अब निमोनिया कैसे कैसे हो सकता है, तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ गया, एक बैक्टीरिया है वो आ गया तो निमोनिया हो गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया हो गया। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आ गया तो निमोनिया हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाe एक बैक्टीरिया है जो बॉडी में आ गया, निमोनिया हो गया। 3 तो ये मैं गिनवाया आपको, 2 एनसीईआरटी में दिए हैं, और ना जाने कितने ऐसे बैक्टीरिया जो तुम्हारे लंग्स में आके निमोनिया कॉज कर सकते हैं, ठीक है, ना जाने कितने बैक्टीरिया हम जानते भी नहीं है, ठीक है ना। बैक्टीरिया नहीं, वायरस, वायरस बॉडी में आया, देयर आर सम वायरल पैथोजेंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर निमोनिया। वायरस छोड़ो, सबसे छोटा सा पैथोजन बताता हूँ, फंजाई, ठीक है ना। फंजाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंजाई, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। फंजाई, फंजाई बॉडी में आ गया तो निमोनिया हो गया, और मतलब फंजाई भी आपको निमोनिया कॉज कर सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं, जब आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो तब, ठीक है। तो अब निमोनिया को क्या बोलोगे, डिसऑर्डर बोलोगे कि डिजीज बोलोगे? ऑफ कोर्स इट्स अ डिसऑर्डर, लंग इज नॉट फंक्शनिंग, बट अगेन अ डिजीज आल्सो। तो डिसऑर्डर डिजीज एक ही टर्म से इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना। तो डिसऑर्डर और डिजीज में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हर चीज में, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस क्या डिजीज है, ठीक है। तो डिजीज कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं, कोई लाइन नहीं है खींचने के लिए कि इसको डिजीज बोलना है, इसको डिजीज नहीं बोलना है। द डिसऑर्डर्स, नॉर्मल डिसऑर्डर्स को भी आप नॉर्मल डिजीज बोल सकते हो। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अब आ रही बात समझ में? तो डिसऑर्डर और डिजीज, these are no differentiated terms, कोई डिफरेंशिएटेड नहीं है। जब हम एक नाम दे देते हैं तो डिजीज बन जाता है। हाँ सर, सिंड्रोम जो आपने बोला वो भी डिसऑर्डर ही है ना? देखो, सिंड्रोम डिसऑर्डर है जिनका नाम ऐसे सर। स्पेसिफिकली दिया नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे कि अब अगर मैं बोलूँ ना HIV एक डिजीज है, हाँ है डिजीज, HIV इज अ डिजीज, फुल फॉर्म में लिखते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कोई बोले कि HIV एक डिजीज है, नहीं 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 नहीं, HIV डिजीज नहीं, HIV तो सिंड्रोम है, बेवकूफ बोलेगा कोई तुमको, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोलना, डिजीज, सिंड्रोम्स और डिसऑर्डर्स, दीज आर सिमिलर थिंग्स। इनको इनको आप ऐसे ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा थोड़ा है, हल्का बहुत है, थोड़ा बहुत डिमार्केशन है कि हाँ मैं आपको समझाता हूँ, छोटा छोटा डिमार्केशन क्या है, छोटा डिमार्केशन समझना कि जो छोटी मोटी चीजें हो रही है, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, इनको हम जनरली डिसऑर्डर बोल देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जिनको हम सिंड्रोम्स ही बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एक पर्टिकुलर पैथोजन की वजह से हो रहे हैं, प्रोलॉन्ग है, लंबा चल रहे हैं ना, जो थोड़ी बड़ी चीज है, उसको हम डिजीज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो एवरी डिजीज इज अ डिसऑर्डर, ठीक है, बट सम डिसऑर्डर्स मे बी जस्ट टू स्मॉल टू नॉट कंसीडर्ड एज अ स्पेसिफिक डिजीज। भाई डिजीज नाम नहीं देते, जैसे कफ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, क्या डिजीज है, कफ, ऐसा बोलते नहीं। लेकिन अगर बायोलॉजिकली देखा जाए, अगर साइंटिफिकली देखा, यस कफ इज अ डिजीज। क्यों क्यों है डिजीज, डेफिनेशन क्या है डिजीज की, क्या थी डेफिनेशन डिजीज की, मेंटल या फिजिकल वेलबींग ना हो तो डिजीज है। भाई कफ हो रहा है, मेरे को फिजिकल वेलबींग नहीं है, फिजिकल क्या, मेरे को कफ हो रहा है तो मुझे मेंटल वेलबींग भी नहीं है, तो यस कफ एंड कोल्ड आर डिजीज, दे आर डिजीज, बट आप जनरल भाषा में उसको डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो बोल देने में और एक्चुअली होने में फर्क है, ठीक है ना। तो क्योंकि जनरली बोल देते हैं तो हम कभी वर्ड इस्तेमाल नहीं करते कि कफ इज अ डिजीज,
फीवर इज अ डिजीज, निमोनिया इज अ डिजीज, सर ठीक है ना? आगे बात समझ में? सर मैं ये पूछ रहा था, वैसे सिंड्रोम मल्टीपल सिम्टम्स को कहते हैं, क्योंकि सर जब जेनेटिक्स में सिंड्रोम पढ़े थे ना, टर्नर क्लैन फैक्टर, तो सर मैंने नेट पे सर्च किया था, वो मल्टीपल सिम्टम्स को सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं जब कोई मल्टीपल सिम्टम्स हो। एक बात बता गोविंद, गुरु गोविंद जी, आप मुझे एक बात बताइए बहुत ही सिंपल सी, कि आपकी बॉडी में 4 ऑर्गन खराब हो गए या 4 समस्याएं आ गई या 4 फिजिकल प्रॉब्लम्स आ गई, आप क्या बोलोगे कि आई एम नॉट हैविंग एनी डिजीज, आई एम ओनली हैविंग अ सिंड्रोम? जस्ट सेंस इट, I am not having Turner's. I am having Turner syndrome because it is named syndrome. It is not a disease. I'm not having any disease. I have an extra Y chromosome. Okay, but I don't have a disease. I lack one X chromosome. I'm suffering from Turner syndrome. No, not Turner. Turner is okay. I'm suffering from this Down syndrome. I have an extra chromosome number 21. Okay, but I am not diseased. I'm having AIDS. Okay, but it is known as acquired immune deficiency syndrome. So I don't have any disease. I'm very, very fine. How stupid would you look like talking like that? Of course, you have a disease. They're just named syndromes. They name syndrome. What is a syndrome? They're just named syndrome because syndrome implies syndrome थोड़ा सा और information देता है कि इसमें एक organ नहीं, multiple body organ involved है. इसका मतलब ये नहीं कि वो disease नहीं है. Of course, that's a disease. बट यस, उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें खराब हो रही है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, पूरा बॉडी में हर ऑर्गन ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है. इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने के लिए सिंड्रोम बोल दिया. इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजीज नहीं है. यू कांट से कि आई एम हैविंग एचआईवी बट आई डोंट हैव एनी डिजीज. जस्ट लिसन टू, कितना कितना सुनने में अजीब लग रहा है. आधी बात समझ में सब लोगों को? यस सर. Yes, sir. अब वापस से सुन लो, वापस से ध्यान से सारा दिमाग की पुरानी चीज निकाल के. बॉडी में कोई भी एक ऑर्गन थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा, वो ऑर्गन ऑर्डर में नहीं है. ऑर्डर में नहीं है तो किसमें है? डिसऑर्डर में है. कहानी खत्म. डिसऑर्डर बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो आप डिजीज हो, और ऐसे डिजीज को हम सिंड्रोम भी बोल देते हैं. करेक्ट? इसका मतलब ये नहीं कि सिंड्रोम और डिजीज अलग लगे, या डिसऑर्डर डिजीज नहीं है. ठीक है? anything not working properly in body is disease. Okay. ठीक, किसी को भी कोई डाउट तो अभी पूछ लो, और डोंट बाय व्हाटएवर आई एम सेइंग. इफ यू आर नॉट, अगर आपको मेरी बात में अभी भी कोई डाउट है या लग रहा है कि नहीं सर तो बस हवा में कुछ भी बोल रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता उनकी बात का, कोई लॉजिक नहीं बनता उनकी बात का, तो आई एम रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ सेंसिबल रैशनल आर्ग्यूमेंट. कोई भी रैशनल आर्ग्यूमेंट आपको मेरे से करनी है, अभी भी आपको समझ दे रहा हूँ. सोच लो, समझ लो, दिमाग में डाउट मत रखना कि सर ने बोल दिया, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए एक ही बात पर डिस्कस करते हुए, चलो ठीक है सर, ठीक है हम सर की बात मान लेते हैं. डोंट डू दैट. ये पढ़ाई में नहीं होता. ये हो सकता है मेरी आपकी पर्सनल आर्ग्यूमेंट हो रही है, ठीक है, आपकी घर में आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो हाँ उसमें फॉर द सेक ऑफ रिलेशन वी जस्ट लेट इट गो. ठीक है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, उसको बुरा लगेगा तो चलो आर्ग्यूमेंट को जान दो, तुम ठीक है भाई, पैसे वाला. यहाँ पे ये नहीं है. यहाँ पे क्लास है, आपने समझना है, आपने एग्जाम देना है. यहाँ पे जबरदस्ती का नहीं. अगर आप लोग सच में सेटिस्फाइड हो फॉर माय आंसर तो इट्स ओके, नहीं हो तो अगेन समबडी कैन रेज अ क्वेश्चन, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स और लेट्स से 15 सेकंड्स. ये लो 15 सेकंड. सर. हाँ जी गोविंद जी. सर जो अभी हाँ जी सर जो अभी आपने निमोनिया के बारे में बताया था, तो अगर जैसे कि ये आ जाए कि निमोनिया कौन सी डिसीज है, तो सर हम बैक्टीरिया ही लिखेंगे ना, क्योंकि एनसीईआरटी है. क्यों क्यों कहोगे सर अभी, बैक्टीरिया? क्योंकि सर अभी आपने कहा कि वो वायरल भी कॉज कर सकता है और फंगस भी कॉज कर सकती है. मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बैक्टीरिया क्यों कहोगे?
जो मैंने बताया वो वायरस भी कॉज कर सकता है, फंजाई भी कॉज कर सकता है, बैक्टीरियल क्यों बोलोगे? सर क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में ओनली बैक्टीरियल कहा गया है इसलिए। कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में कि निमोनिया इज ओनली बैक्टीरियल? अब सुन लो, मेरी बात सुनो ध्यान से, स्टेटमेंट आती है निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज। यस, निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। अनदर स्टेटमेंट, निमोनिया इज अ वायरल डिजीज। यस, pneumonia is a viral disease, it is caused by virus. Pneumonia is a fungal disease. Yes, it is a fungal disease, it's caused by fungi. Pneumonia is only and only bacterial disease, cannot be caused by virus and any other pathogen. False. Got it? Yes, sir. और दूसरी बात, पेपर ना आपके फिजिक्स वाले सर नहीं बनाएंगे कि क्वेश्चन उठाए, एक बुक उठाई, क्वेश्चन ढूंढे और दे दिए। पेपर बनाने वाले आप ये समझो वो लोग हैं जिनको मैं भी प्रणाम करूंगा। मेरे हम कि इतने बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए प्रोफेसर्स, वो लोग हैं, वो मुझसे भी 10-15 गुना ज्यादा चीजें जानते हैं, ठीक है ना, जिनको मैं भी एडमायर करता हूँ सीखने के लिए। तो वो बायोलॉजी जानते हैं, वो 10th पास करके नहीं आगे पेपर बनाने के लिए कि वो कुछ भी क्वेश्चन डाल देंगे। और बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन, कितनी बार समझाया, अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो इलॉजिकल है, गलत है, या उसमें लूप होल्स है, जरा सा भी लूप होल का उसमें ऑप्शन है, तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं ना, मिल जाते हैं ना, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, तुम्हारा काम है सही होना, ठीक है, बस सही होना। और जो सही लगे, पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे, जो सही लगे कि मेरे हिसाब से ये ठीक है, मार्क करके आ जाना। बस तुम्हारा काम चेकिंग कैसे हो रही है, क्या कंसेप्ट दिया जा रहा है, वो नहीं है। तुम्हारा काम है बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही हो, बस लॉजिकली करेक्ट हो। सर चलिए आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी सर, डिजीज और सिम्टम में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फिर आपने बताया ना फीवर भी एक तरीके की डिजीज है, फीवर कफ। अरे भाई, फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज है, अब नए डिजीज का नाम बताता हूँ, कि मान लो मुझे मलेरिया है, आज सारे डिजीज मैं अपने ऊपर ले लूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक बार स्टूडेंट को बोल दिया कि मान लो तुम्हें ये है, बुरा ही मान गया तो, ठीक है। खैर, तो मान लो मुझे मलेरिया है, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा मलेरिया है? हाउ डू आई नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज नोन एज मलेरिया? तो पता चलने के लिए ये जो छोटे छोटे डिसऑर्डर मुझे हो रहे हैं, मान लो कि मुझे सिर्फ फीवर है और मुझे पता नहीं क्यों क्या है, तो एक तरीके का मेरी बॉडी में डिजीज है। क्या डिजीज है मैं जानता नहीं हूँ भाई। मान लो मुझे वो फीवर मलेरिया की वजह से है, तो मैं बोलूंगा मुझे मलेरिया है। और जब मैं जानता ही नहीं हूँ कौन सा वाला बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, मैं बोलूंगा बस मुझे फीवर है, एक वायरल डिजीज है, पता नहीं कौन सा, सिंपल वायरल है मुझे। तो जब आपको बोलते हैं आपको वायरल हो गया, आप बोलते हो एक्चुअली वायरल डिजीज हो गया, ठीक है। नाम नहीं पता क्योंकि वायरस बहुत सारे, कितनों के नाम लोगे भाई? कुछ पैथोजेंस के नाम, तो कुछ डिजीज के नाम, तो उनके नाम भी है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी को HIV है, तो HIV है उसको, मतलब उसकी बॉडी में HIV है ना भाई। और एग्जाम्पल में बताओ, किसी को ये है, कोई भी बैक्टीरिया का नाम ले लो, ट्यूबरक्लोसिस है ना, तो उसकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस होने का मतलब ट्यूबरक्लोसिस होना, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया बॉडी में होना, ठीक है। तो डिजीज स्पेसिफाइड है, तो सिम्टम ये डिजीज है, बस स्पेसिफाइड नहीं है, जनरल है। आ रही है बात समझ मुझे में? मत बताओ, मुझे नहीं पीनी। तुम्हें पीनी है Yes, तो तुम sir. बना के पी लो। हाँ जी अमन। यस सर, क्लियर है। गुड इवनिंग हानिया। यस सर। आई सेड गुड इवनिंग हानिया। गुड इवनिंग सर। ओके, अब आगे बात करें। चलिए, तो मैं बता रहा कि डिजीज, तुम्हें समझ में आ गया मन क्या कह रहा हूँ? यस सर, क्लियर है? वो ओके, छोटे छोटे डिसऑर्डर होते हैं ना। हाँ, सिम्टम एक छोटा सा डिजीज है
जिसका जो कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इन जनरलाइज्ड है, बुखार, फीवर, खांसी, जो मुझे बता रहा है कि मेरी बॉडी में कोई पैथोजन आया है या मेरी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ के साइंस है, सिम्टम्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये छोटे छोटे से डिसऑर्डर ही हो सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल निमोनिया भी क्या है, ऐसे सिम्टम है। भाई मेरे लंग्स में अगर पानी भरा है तो एक सिम्टम है कि कुछ गड़बड़ है लंग्स में, कुछ आ गया है, कुछ गड़बड़ हो गई है। कौन आ गया है? वायरस है, बैक्टीरिया, वो टेस्ट के बाद पता चले। अरे बात समझ में? यस तो सर। हेपेटाइटिस है ना, समझ गए ना? बट ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं डिजीज। अब डिजीज का मतलब, मैंने मतलब डिसऑर्डर एक से है, सिंड्रोम थोड़ा अलग होता है। सिंड्रोम में ग्रुप ऑफ ग्रुप, सो मेनी डिजीज टुगेदर या सो मेनी डिसऑर्डर टुगेदर, ऐसा बोल सकते हैं। अभी सिंड्रोम को भूल जाओ। कोई भी छोटा सा मोटा कोई भी डिजीज है, आपको दो तरीके का हो सकता है, देयर इज एन इंट्रिंसिक एंड देयर इज एन एक्सट्रिंसिक डिसऑर्डर। सिंपल सा इंट्रिंसिक मतलब जो बॉडी में अपने आप हो जाएगा, अंदरूनी इंटरनल उसमें कुछ इशू है। ठीक है ना? अब अंदरूनी दिक्कत क्या हो सकती है? अंदरूनी दिक्कत जैसे कि फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, आर्थेरोस्क्लेरोसिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस। अब इन सब में आपने क्या देखा? ऑस्टियोपोरोसिस में आप देखते हो कि ऑस्टियोपोरोसिस में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है और बोन की डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपकी एंटीबॉडीज साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर रही हैं, आपकी एंटीबॉडीज, राइट? अच्छा, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, हार्ट अटैक है, हार्ट में का मसल्स डैमेज हो गई है, हार्ट अटैक। आर्थेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की जो आर्टरीज में क्या हो गया है, प्लाक डिपॉजिट हो गया है। ठीक है ना? अच्छा, और डिसऑर्डर की जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है या रिसेप्टर काम करना बंद कर गए हैं, 1 या 2। ठीक है, तो ये सारे डिजीज जब आपने देखे, नाउ टेल मी वो कौन सा बैक्टीरिया है जो बॉडी में आएगा तो डायबिटीज हो जाएगा, या कौन सा वायरस है जिसके आने से होता है ना, जिसके आने से रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए, या कोई बैक्टीरिया जिसके आने से एल्जाइमर्स हो जाए, या शाइजोफ्रेनिया हो जाए, पार्किंसंस हो जाए। तो इस तरीके का कैंसर तो लोग अभी कोने में डाल देते हैं। अभी इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स हैं, दीज काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, जहां पे कोई भी पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो पैथोजन इन्वॉल्व्ड, इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स है ना बेटा, इनको हम बोलते हैं दी इंट्रिंसिक डिसऑर्डर, जो बॉडी में अपने आप हो रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ? अच्छा, क्योंकि ये बॉडी में अपने आप हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ठीक है, दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पीपल, तो हम चाहकर भी इनको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो ये नॉन कम्युनिकेबल में आएंगे। ठीक है, और ये वैसे तो नॉन कम्युनिकेबल इज कैटेगरी अंडर द इंट्रिंसिक, बट आई वुड लाइक टू शेड अ लाइट ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि सारे इंट्रिंसिक डिसऑर्डर्स नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। ठीक है ना? दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पीपल। मेरे को अगर डायबिटीज है तो मैं चाहकर भी किसी को डायबिटीज नहीं दे सकता, हालांकि मैं से नहीं चाहूंगा, बट स्टिल इफ आई वांट कि मैं डायबिटीज किसी और को दे दूं, ठीक है, बट मैं नहीं दे सकता। हाँ, मुझे कोरोना वायरस है तो यस, मैं वो दे सकता हूँ। तो अच्छा, अब मेरे को बॉडी में अगर कोरोना वायरस है तो मैं दे सकता हूँ, मलेरिया का पैथोजन मेरी बॉडी में है तो मैं दे सकता हूँ, विब्रो कॉलेरा है दे सकता हूँ, टाइफाइड है, निमोनिया है, मतलब कुछ भी मेरी बॉडी में है तो मैं उसको दूसरे को ट्रांसमिट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बहुत चीज बताऊँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो डिसऑर्डर है, निमोनिया, टाइफाइड और रेबीज, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, अमीबिक डायसेंटरी और एलिफेंटियासिस। अब जैसे मैं बोलूंगा एलिफेंटियासिस, आपके माइंड में क्या आएगा? क्या आएगा आपके माइंड में? एलिफेंटियासिस बोलते हैं, स्वेलिंग ऑफ फुट। तुम्हारे माइंड में स्वेलिंग ऑफ फुट ही आ सकता है। सर वुचरेरिया फिलारिसिस में। यस, ये आना चाहिए तुम्हारे माइंड में। तो जैसे ही बायोलॉजी स्टूडेंट हो, ठीक है ना, स्वेलिंग ऑफ फुट इनके माइंड में आ रहा है, सुनते ही एलिफेंटियासिस सुनते ही तुम्हारे माइंड में आना चाहिए फिलारियासिस, और सीधा फिलारियासिस से क्या आना चाहिए? बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी फिलेरियल वॉर्म। ठीक है, तो ये आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है,
मलेरिया सुनते क्या माइंड में आना चाहिए? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये आना चाहिए ना माइंड में। तो इसमें से कोई भी डिजीज हो, मलेरिया हो और टाइफाइड हो या कोई भी ऐसा डिजीज हो, इसमें आप क्या स्पेसिफिक है? कोई ना कोई पैथोजन है, ठीक है ना। एड्स की बात करें तो HIV वायरस है ना। तो कोई ना कोई उसमें क्या इन्वॉल्व है? पैथोजन इन्वॉल्व है। वायरल हेपेटाइटिस की बात करें तो वायरस है, ठीक है। तो इन सब में क्या इन्वॉल्व है? कोई स्पेसिफिक पैथोजन इन्वॉल्व है। तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स कौन कैसे हो जाएंगे? इनको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक डिसऑर्डर, जो बाहर से किसी की वजह से आपके अंदर हो रहे हैं। दोज आर एक्सट्रिंसिक डिसऑर्डर्स। अब एक्सट्रिंसिक डिसऑर्डर्स को भी हम सर दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सर इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, और एक नॉन कम्युनिकेबल। अब सर हाँ जी, सर जेनेटिक डिसऑर्डर किस में आएंगे, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक में? तुम बताओ भाई, आप बताइए गोविंद जी, सर मेरे को किसमें इंट्रिंसिक लग रहा है, तुमको इंट्रिंसिक लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि सर कोई वायरल तो कॉज कर नहीं रहा है, लेकिन एक्सट्रिंसिक इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, कौन सा वाला ट्रांसमिट हो सकता है भाई जेनेटिक डिसऑर्डर? मान सर लो, प्रोजेनी सुनो सुनो सुनो, मेरी फादर बात सुनो। से। मान लो तुम्हें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मान लो सिकल सेल एनीमिया है, मान लिया। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है। यस सर। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है? ऑटोसोमल रिसेसिव। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। लाओ दो मुझे सिकल सेल एनीमिया, आओ मेरे पास। सर इट कैन नॉट पॉसिबल। नहीं, आ जाओ तुम। अगर आप मान लो चुपचाप तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं उनमें से किसी को देख के बताओ जरा सिकल सेल एनीमिया। तुम चलो एक काम करते हैं, तुम उनसे गले मत मिलो, उनसे हाथ में मिलाओ। तुम्हारी बॉडी से तुम जो चीज बोलो, ब्लड बोलो, टिश्यू बोलो, कुछ मर्जी बोलो, तुम्हारा ब्लड लेके किसी और के अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं, उसको हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। नो सर। तो फिर तो कैसे ट्रांसफर करोगे बताओ? कौन से ट्रांसफर की बात कर रहे हो? सर पहली बात, पेशेंट तो सिकल सेल अनीमिया का होगा नहीं, वो तो कैरियर होगा ना ओनली। तुम मुझे बस इतना बताओ कि अच्छा, कैरियर, कैरियर कैसे, कैरियर क्या होता है सिकल सेल एनीमिया का? सिकल सेल एनीमिया का कैरियर तुमसे गले गले मिलेगा, या सिकल सेल एनीमिया के कैरियर का खून तुम्हारी बॉडी में डाल दो तो तुम्हें सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा? नहीं, आप नो बाकी सर। लोग भी बोल सकते हैं जो बोलना चाहें, इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको एक और कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, जिससे आई एम टेकिंग टाइम। सिकल सेल एनीमिया कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? अब मैं बताता हूँ, आपको डाउट क्यों आ रहा है। सिकल सेल एनीमिया अगली प्रोजेनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मुझे सिकल सेल एनीमिया है, आई एम अ कैरियर, हालांकि मैं कैरियर, चलो मान लेते हैं मैं कैरियर हूँ सिकल सेल एनीमिया का। और मान लो द पर्सन आई मैरी, द पर्सन आई हैव माय चाइल्ड विद, ठीक है ना, उसको भी सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। हम दोनों को सिकल सेल एनीमिया है, और बाय चांस हम दोनों का जो सिकल सेल वाला जीन है वो साथ में आया और वो बेबी को आ गया, तो बेबी हैज सिकल सेल एनीमिया। या लेट्स से एक जीन आ गया, बेबी इज नाउ अगेन जस्ट लाइक मी कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो बेटा उसको ट्रांसफर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इनहेरिट करना। वो उसने इनहेरिट किया है, तो अब इनहेरिट को ट्रांसफर बोलने लगोगे तो दैट इज नॉट अ गुड साइंटिफिक वर्ड। वो तो उसने को डिजीज थोड़ा दिया है, वो तो मैंने अपने 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम उठा के अपने प्रोजेनी में दे दिए। अब उसके साथ सिकल सेल एनीमिया भी चला गया तो मेरी गलती थोड़ा है, ठीक है। आई एम नॉट ट्रांसफरिंग द डिजीज। अरे बात समझ, वो तो इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस इज नॉट कंसिडर्ड ट्रांसफर। जब ट्रांसफर की बात आएगी तो मैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल मतलब प्रोजेनी में। तो आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, नॉट इनहेरिटिंग, इनहेरिट। तो जेनेटिक डिजीज
अगली प्रोजेनी को ट्रांसफर होते हैं, उसे बोलते हैं अगली प्रोजेनी में इनहेरिट होते हैं। इनहेरिटेंस, तभी जेनेटिक्स की बात आ रही है, उसको आप ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। क्लियर? आगे बात समझ में? Am I clear on this? ओके सर। Yes, sir. तो जेनेटिक डिजीज क्या होगा? जेनेटिक डिजीज किस में आ गए? इंट्रिंसिक में आ गए। अब एक्सट्रिंसिक के अंदर एक कम्युनिकेबल है, एक नॉन कम्युनिकेबल है। अब हालांकि मैं इसमें बहुत ज्यादा थोड़ा सा मैं भी इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ, लेकिन किताबें इस तरीके से लिखती हैं, बुक्स की जो लैंग्वेज है बताता हूँ। बुक्स की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि वो डिजीज जो इजीली ट्रांसफर हो जाए उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल, और जो इजीली ट्रांसफर नहीं हो रहे उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे इजीली सा एग्जाम्पल देता हूँ कि हम एक्सट्रिंसिक डिसऑर्डर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लेट्स से, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए कि मैं कौन से आपको एग्जांपल दूं कि ओके, जैसे मलेरिया, ठीक है, मलेरिया एक तरीके का कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। एचआईवी एक तरीके का कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, क्योंकि मलेरिया, एचआईवी ये सब इजीली कम्युनिकेट नहीं होते, ठीक है। अब इजीली कम्युनिकेट होने वाले डिजीज का नाम बता दो, जैसे कोरोना वायरस सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास है, ठीक है। और बड़े एग्जांपल आता हूं, सबसे बड़ा एग्जांपल आता हूं, टाइफाइड, टाइफाइड नहीं, सॉरी, मलेरिया, सॉरी नॉट मलेरिया, मैं क्या बोल रहा था, मलेरिया और एचआईवी कम्युनिकेबल नहीं है। निमोनिया। हाँ, निमोनिया हो गया, और ये आपका ये कॉमन Cough कोल्ड हो गया, cold. ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स सबसे बढ़िया एग्जांपल, लेप्रेसी हो गया, है ना, रेबीज हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, इजीली मतलब, इजीली का मतलब क्या है, आपने बात करी किसी से, पास में आए, आपको हो गया, आप गले मिले, आपने सामने खाना खाया, तो साथ में खाने से, उठने बैठने से, गले मिलने से, दोस्ती यारी रखने से, पास में कांटेक्ट में आने से जो डिजीज आपको हो रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं द कम्युनिकेबल डिजीज। और जो मुश्किल से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर मेरे से किसी को मलेरिया होना है, तो पहले तो एक मच्छर को मेरे को काटना पड़ेगा, मेरा खून चूसना पड़ेगा, और मेरे खून से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लेने पड़ेंगे, गैमेटोसाइट, वो लेने के बाद अपनी बॉडी में उसे स्पोरोजोइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद किसी और को काटना पड़ेगा, तब जाके मलेरिया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। और आई डोंट थिंक ये बहुत ही आसान सा टास्क है, ठीक है। आसान हो जाता है अगर बहुत सारे मच्छर अवेलेबल हो और बहुत सारे लोग आपस में एक ही जगह पर रह रहे हो, तो आसान हो सकता है, लेकिन उतना आसान लॉजिकली नहीं है। तो मलेरिया इज नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज, नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। सेम एचआईवी के साथ है, अगर मुझे एचआईवी किसी और को ट्रांसमिट करना है, तो मेरे पास क्या तरीका है कि या तो अपना ब्लड या सीमन जो है वो जाके किसी और को ट्रांसमिट करूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा जाके किसी को सिरिंज लगाता रहूंगा, ठीक है, ब्लड में लिया और ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, या मैं किसी और को किसी के साथ, मतलब कि इफ आई हैव अ सेक्सुअल कांटेक्ट तभी उसको ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगेन दैट इज नॉट कम्स अंडर अ वेरी वेरी क्लोज कांटेक्ट, नॉर्मल कांटेक्ट, है ना। तो नॉर्मल कांटेक्ट में तो आता नहीं है वो, तो अगेन वो भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, अगर किसी को वायरल हेपेटाइटिस है, ठीक है ना, तो वायरल हेपेटाइटिस होने के लिए, दूसरे को वायरल हेपेटाइटिस होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि उसके फीकल मैटर, वो फीकल से ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। तो अब फीकल मैटर, उसके फीकल मैटर से कोई चीज कंटामिनेट होनी पड़ेगी, और फिर कोई कंटामिनेट चीज किसी दूसरे पर्सन को खानी पड़ेगी, तो उसको जाके होगा, अगेन नॉट अ इजी कॉन्टैक्ट। तो ये सब जो डिसऑर्डर्स हैं ये कम्युनिकेबल नहीं आते, ठीक है ना, क्लियर। तो उस तरीके के डिसऑर्डर को नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिजीज, ये सारी चीजें आप जानते हो। अच्छा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनेगा। अब अब ये बात भी ट्रू है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के डिजीज की कैटेगरीज बुक्स टू बुक्स, पर्सन टू पर्सन, रिसर्च टू रिसर्च वेरी करेंगी। तो आपसे कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सा डिसऑर्डर कम्युनिकेबल है, कौन सा डिसऑर्डर कम्युनिकेबल नहीं है, ऐसा सवाल आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो आपके पास सवाल कैसा आएगा? आपके पास सवाल आएगा, अगर आएगा तो, कि इनमें से कौन सा इंट्रिंसिक है, कौन सा एक्सट्रिंसिक है, जो मेरे ख्याल से आप बता देंगे, ठीक, ओके।
आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक फर्दर। एक बात और ध्यान रखिएगा, हालांकि आपको थोड़ा सा ये बॉटनी से रिलेटेड है, जेनेटिक्स मैंने पढ़ा था। जेनेटिक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर ये भी अलग होते हैं। मतलब एवरी मेंडेलियन डिसऑर्डर इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, बट एवरी जेनेटिक डिसऑर्डर इज नॉट अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, ओके। चलिए डिजीज की बात करते हैं। अब डिजीज में ना, अब आपके सबसे पहले मैं कौन सा डिजीज पिक कर रहा हूँ, मैंने इंट्रिंसिक तो नहीं पढ़ाने आपको। क्यों? इंट्रिंसिक में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सारी की सारी फिजियोलॉजी के साथ साथ। मतलब जब भी मैंने फिजियोलॉजी पढ़ाई है तो मैंने सारे इंट्रिंसिक डिसऑर्डर जो से भी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है मैंने पढ़ाए हैं। जैसे अगर मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया तो एम्फाइसेमा और एल्टीट्यूड सिकनेस, है ना, हर तरह की। हार्ट पढ़ाया तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, बोन पढ़ाया तो उससे रिलेटेड, मसल पढ़ाया तो उससे रिलेटेड। तो आपको वो सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, नर्वस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, तो वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। इंट्रिंसिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, हालांकि आपका अगर कोई टेस्ट होता है, मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपका कोई टेस्ट होता है तो आपके टेस्ट में, ठीक है, आपके टेस्ट में इंट्रिंसिक डिसऑर्डर आएंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ऑस्टियोपोरोसिस कहाँ से आ गया या एथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ से आ गया। आएगा, अब पढ़ा दिया। ठीक है, आपके नीट में भी आएगा, तो इसलिए वो आएगा, टेस्ट में आएगा। लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पढ़ा जा चुका है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में अभी के लिए बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स के बारे में। आपको बैक्टीरियल पढ़ाऊंगा, वायरल पढ़ाऊंगा और हेलमिंथ पढ़ाऊंगा। हेलमिंथ नहीं पढ़ाऊंगा, हेलमिंथ ऑलरेडी पढ़ा चुका है मैंने किंडर में, वो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और फिर कुछ और चीजें फंगल और बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो जो जो नहीं पढ़ा वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बस बता दूंगा कि ये भी आपने पढ़ना है। आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस ये फर्क है। तो आइए बैक्टीरियल डिसऑर्डर की बात करते हैं। ओके, तो वो बैक्टीरियल डिसऑर्डर जो आपके एनसीईआरटी में दिया है उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर जो बैक्टीरियल डिसऑर्डर आपके एनसीईआरटी में अच्छे से बताने के लिए कहा है आपको, वो कहा गया है टाइफाइड। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अच्छा, किसी भी डिसऑर्डर के बारे में आपको क्या याद रखना है? पैथोजन सबसे पहले याद रखना है। पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफाइड। सैल्मोनेला टाइफाइड ये एनसीईआरटी में दिया है। और कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको और भी बताना चाहूंगा। सैल्मोनेला सिंह पैराटाइफाइड, लेकिन पैराटाइफाइड एक अलग डिसऑर्डर कॉज करता है, उसको बोलते हैं पैराटाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड और पैराटाइफाइड सिमिलर से हैं, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है, सेम है। ठीक है, अच्छा, करता क्या है ये बैक्टीरिया? टाइफाइड इज एन सिंपल, आपको सब समझ आ जाएगा। आपको मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, इट्स एन एंटेरिक फीवर। आपने सुना भी होगा, लोग बोलते हैं कि टाइफाइड पेट का बुखार है। हाँ, इट इज एन एंटेरिक फीवर। ये आपके इंटेस्टाइन में इंफ्लेमेशन कॉज करता है। एंटर मतलब इंटेस्टाइन, आपके स्टमक, जीआई ट्रैक्ट में। तो इट इज, इसमें जो नुकसान में पहुंचा रहा है, किसको इफेक्ट करने जा रहा है? आपके जीआई ट्रैक्ट को इफेक्ट करने जा रहा है। अच्छा, आपके जीआई ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा, देखो जब भी जीआई ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा तो आपको काफी सिम्टम मिलेंगे। जैसे आपको पहले तो ऑफ पेट में दर्द होना, दैट इज इंफ्लेमेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इंफ्लेमेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स फीवर भी आएगा, आई फीवर, ऐसा वाला फीवर नहीं थोड़ा सा बुखार लग रहा है, 100 बुखार ठंड लगा है, 100 बुखार निकला है, ऐसा फीवर नहीं। हाई फीवर 102, 104 फ़ारेनहीट। ठीक है ना, सेल्सियस मत कर देना। ठीक है, तो 102, 104 फ़ारेनहीट हाई फीवर आएगा। और स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। ठीक है, तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्या है सिम्टम्स है कि काफी तेज बुखार आना एंड चिल्स, ठंड लगना। ऑफ कोर्स फीवर के बाद स्वेटिंग एंड चिल्स, चिल्स भी आएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है, डिसऑर्डर है, ये इसके सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स समझेगा सिम्टम क्या है? ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, स्वेटिंग एक सिम्टम है, स्वेटिंग एक सिम्टम है, स्वेटिंग डिजीज नहीं है। अगर मेरे को बहुत सारा पसीना आ रहा है तो ये कोई डिजीज नहीं है, पसीना आ रहा है या डिसऑर्डर नहीं है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। ठीक है ना,
बस यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो ये सिम्टम की तरह काम आ रहा है बातों के साथ, समझ रहे हो आप? समझ लो, ठीक है। चिल्स, ठंड लगना, कम कभी, अगेन कम कभी डिजीज नहीं, ठंड लग रही है मुझे, मतलब हो सकता है बाहर टेम्परेचर ज्यादा। हाँ, अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा नहीं है और अंदर से ठंड लग रही है तो फिर वो डिजीज है, तो बॉडी में कोई इशू टेम्परेचर कम होना चाहिए ना, क्या? टेम्परेचर कम होना चाहिए। बॉडी के अंदर का टेम्परेचर और ठंड लगने में फर्क है ना बेटा। ओके, तो फीवर और चिल्स हो सकता है कभी 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 कभी। ये कभी देखा नहीं गया किसी को कि उसको ठंड लग रही है, कम कभी हो रही है और फीवर भी बहुत तेज चढ़ा हो? मलेरिया Yes, होता है, sir. यस ये सर। मलेरिया का भी सिम्टम है, ठीक है ना। तो पेट में दर्द, स्वेटिंग, हाई फीवर और चिल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक, ये इसके क्या है, सिम्टम है। अच्छा, और सुनो, अच्छा समझ रहे हो चीज का, ये सिम्टम तो बहुत ही सिंपल सिम्टम है, ठीक है ना। ये इतने कॉमन है, ये मलेरिया से इतने ज्यादा मिलते हैं कि कई बार डॉक्टर को पता भी नहीं चलता कि टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, कई डॉक्टर मुझसे सुझाते हैं, ठीक है ना, बिना टेस्ट किए, बस टेस्ट करने के बाद तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिम्टम बड़े कॉमन से हैं, कोई स्पेसिफिक है। अच्छा, अब फैलता कैसे? फैलने का बड़ा सिंपल सा सिम्टम है, फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट मतलब कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड वाटर से, खराब पानी से फैलते हैं। मेन चीज खराब पानी है, फूड भी हो सकता है, ठीक है, खराब पानी भी है, खराब फूड भी है। खराब को मतलब कंटामिनेटेड का मतलब, देखिए एक एक पानी होता है, अब मेरी बात सुनना, एक पानी होता है, पानी में लेड है, पानी में आर्सेनिक है, पानी में कैडमियम है, ठीक है ना, कैडबरी नहीं है, कैडमियम है, ठीक है। तो वो पानी खराब, ऑफकोर्स पानी खराब, वो एक गंदा पानी है। जब मैं बोलूं कंटामिनेटेड वाटर, तो वो भी कंटामिनेटेड बाय लेड, वो कंटामिनेटेड बाय आर्सेनिक। बट यहाँ पे जब मैं कंटामिनेटेड बोल रहा हूँ, इसका मतलब लेड और आर्सेनिक वाला वाटर नहीं, कंटामिनेटेड बाय सैल्मोनेला टाइफाई। मतलब अगर पानी में सैल्मोनेला टाइफाई है, या खाने में, खाने खाने का जो वाटर कंटेंट है उसमें सैल्मोनेला टाइफाई है, तो यस, आपकी बॉडी में सैल्मोनेला टाइफाई पहुंच जाएगा, मतलब ओरल रूट से आपकी बॉडी में आता है। अच्छा, अब पानी में या खाने में कैसा पहुंचा? पानी में खाने में कैसे पहुंचता है? पर्सन के इंटेस्टाइन में जब फीकल मैटर रिमूव करेगा, तो फीकल मैटर जब रिमूव करेगा तो उस फीकल मैटर में के अंदर सैल्मोनेला टाइफाई होगा। फिर वो फीकल मैटर में मान लो मक्खी बैठ गई, ठीक है, क्लियर पॉइंट। वो मक्खी फिर उसने बैक्टीरिया उठा लिया, वो आपके खाने पे आ गई, पानी में आ गया, तो कैसी भी तरीके से उस फीकल मैटर का जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर नहीं हुआ। वो ड्रेनेज कहीं मान लो कि वो ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो रहा है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, तो फिर वो कंटामिनेशन आसपास हो गया, तो उस तरीके से आपकी बॉडी में एंटर करता है वाटर और फूड के कंटामिनेशन। और वाटर फूड कंटामिनेट कैसे हुआ है? किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से कंटामिनेट हुआ, ठीक है, जिसमें साल्मोनेला टाइफाई हो, तो इस तरीके से आपको टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो अच्छा, एक वर्ड यूज होता है, मैं बता रहा हूँ, बॉर्न, BORNE, बॉर्न। अब BORNE बॉर्न का मतलब कहां से हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोई चीज पानी से हो रही है तो उसे बोलेंगे वाटर बॉर्न डिजीज। मलेरिया है, वो हो रहा है आपको मच्छर के काटने से, मच्छर फैला रहा है उसको, तो उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट से हो रहा है, अगर मान लो किसी के, जैसे कॉमन कोल्ड है, कोरोना वायरस, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है ना, तो आप बोल सकते हो फोमाइट बॉर्न डिजीज। फोमाइट हम बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट से हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, वाटर बॉर्न डिजीजेस टाइप है, ये तो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि इसको पता कैसे लगाएंगे? पता लगाने के लिए देयर इज समथिंग नोन एज विडालिक टेस्ट। विडालिक टेस्ट एंड विडाल इज सेरोलॉजिकल टेस्ट। सेरोलॉजिकल टेस्ट, और इस टेस्ट में हम पता लगाते हैं, इट्स एन एंटीबॉडी टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज फॉर टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड, दोनों के लिए होता है, ठीक है ना। फॉर O and H एंटी, फॉर O एंटी O एंड एंटी H एंटीबॉडीज को आप छोड़ दो। अब विडाल टेस्ट का नाम याद रखना। सीरोलॉजिकल टेस्ट, अब सीरोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है ये बता दूं आपको। सीरोलॉजिकल मतलब सीरम का टेस्ट। सीरम का टेस्ट मतलब इसके अंदर
आपके ब्लड में जो एंटीबॉडीज है उसको टेस्ट किया जा रहा है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, इसमें हम टेस्ट करते हैं कि क्या आपकी बॉडी में एंटी टाइफाइड एंटीबॉडीज हैं या नहीं। अगर आपकी बॉडी में एंटी टाइफाइड एंटीबॉडीज होती हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी टाइफाइड से इन्फेक्टेड है। भैया हम हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी उस पैथोजन से इन्फेक्टेड है। तो अगर है तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपको क्या है, टाइफाइड फीवर है। तो विडाल्ट टेस्ट इज अ सेरोलॉजिकल टेस्ट, ये याद रखिएगा। बहुत ही छोटी सी बात है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन क्वेश्चन में आ सकता है कि किस तरीके का टेस्ट, पर कंफ्यूज हो गए। तो इट्स अ सेरोलॉजिकल टेस्ट, इट्स अ टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज। अच्छा, यही इसकी नेगेटिव चीज भी है। नेगेटिव चीज क्यों है, सुनो ध्यान से। क्योंकि ये एक एंटीबॉडी टेस्ट है। तो देखो, एंटीबॉडी तो आपकी बॉडी में कुछ टाइम बाद बनेगी ना, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, है ना, थोड़ा टाइम बाद बनेगी, ठीक है। तो अगर जितनी देर एंटीबॉडी बनने में लगाएगी, ठीक, उतना डिले हो जाएगा पता लगने में कि टाइफाइड है नहीं। पता चला एक पर्सन को फीवर आ रहा है, कोई दवाई देंगे उसको, दवाई तो हम देते रहे, लेकिन अगर हमें पता लग गया होता कि वो टाइफाइड ही, हम शुरू में एंटी टाइफाइड के खिलाफ जो एंटीबायोटिक समय होती है वो दे देते, वो जल्दी ठीक हो जाता। लेकिन क्योंकि वो 5-6-7 दिन उसको एंटीबॉडी बनने में लग गए, मान लो कि आपको सिम्टम्स सारे आ रहे हैं, आप गए डॉक्टर के पास और टेस्ट कराया तो टाइफाइड आया नहीं। क्यों है आपको टाइफाइड? आया नहीं, क्यों? क्योंकि बॉडी में भी एंटीबॉडी नहीं बनी। क्लियर है पॉइंट? तो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। तो बेटा टेस्ट पॉजिटिव आने में भी क्या देगा, टाइम देगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये उतना अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो हम चलते जा रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। माइंड में रखिएगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको अपने कॉपी बुक्स में बस माइंड में रखना कि ऐसा कुछ है। एक टेस्ट होता है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, या आप आगे पढ़ेंगे, मैं बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा, आपने सुना भी होगा। एलाइजा एक ऐसा टेस्ट है, ठीक है ना, आजकल वो ये हर एक जगह वही इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आजकल हर टेस्ट को कन्वर्ट कर दिया एलाइजा टेक्नोलॉजी में। आप समझो एलाइजा टेक्नोलॉजी है जिसमें हर टेस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया मोस्टली, ठीक है ना। तो आज ये जो टाइफाइड है उसका टेस्ट भी कई जगह विडाल नहीं कराते, कई जगह एलाइजा होता है। और एलाइजा जहां लोग कराते हैं, फॉर इट्स एन एक्सपेंसिव वन, तो अगर जहां पे एलाइजा कराया जाता है टाइफाइड के लिए, वहां पे जल्दी पता चल जाता है कि आपको टाइफाइड है या टाइफाइड नहीं है, ठीक है। तो आजकल टाइफाइड का टेस्ट जल्दी आ जाता है थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी नोन एज एलाइजा। बट आपको एलाइजा तो पूछेगा नहीं, आपसे वो पूछेगा कि टाइफाइड का टेस्ट कौन सा करना है, कि दैट इज द विडाल टेस्ट, ठीक है। और आपके वो एक छोटी सी स्टोरी भी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में कि टाइफाइड मैरी थी, देयर वाज अ फीमेल, शी वाज अ कुक, वो काफी टाइम तक लोगों को टाइफाइड पहुंचाती रही, होता रहा उसकी वजह से, तो उसके नाम पर टाइफाइड रख दिया गया, ठीक है। तो दैट्स अ स्टोरी, वो पढ़ लेना, कोई क्वेश्चन बनने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अच्छा, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, बहुत ही रेयर चीज है, कहीं मेंशन नहीं है, बता देता हूँ कि कॉलेसेक्टोमी, ठीक है ना। कॉलेसेक्टोमी समझते हैं आप? कॉलेसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर एक मेथड है जिससे आप एक पर्सन जो कि टाइफाइड का कैरियर है, ठीक है ना, या जिसको टाइफाइड है, उसको आप रोक सकते हैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने से। मतलब कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है दैट इज हार्बर्ड या काफी कंसंट्रेशन गॉल ब्लैडर में या बाइल डक्ट में रहती है, ठीक है ना, काफी ज्यादा स्टोर्ड फॉर्म में उस तरीके से। तो गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट अगर आप गॉल ब्लैडर अगर आप रिमूव कर देते किसी पर्सन का, तो फिर वो एक टाइफाइड का कैरियर नहीं रहता। अब वो इस लायक नहीं रहता कि वो टाइफाइड आगे दूसरे को पहुंचा सके। ऐसा हमने साइंटिफिकली रिसर्च में एनालाइज किया। तो ये बहुत ही आगे लेवल की बात है, तो इतना अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना कि विडाल टेस्ट टाइफाइड और पैराटाइफाइड है, और ये इसका सिम्टम है, और इट्स अ सेरोलॉजिकल टेस्ट, सेरोलॉजिकल या एंटीबॉडी टेस्ट। अच्छा, एक चीज और टाइफाइड के बारे में बताना चाहूंगा। अब ये भी स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, ध्यान सुनेगा। टाइफाइड अलग है, ठीक है, टाइफाइड अलग है, और टाइफस अलग है। एक फीवर होता है टाइफस फीवर, ठीक है, टाइफस अलग है। टाइफस फीवर इज कॉज्ड बाय, इट्स अगेन अ फीवर कॉज्ड बाय रिकेट्सिया।
रिकेट्सिया प्रोवासाकी, एक बैक्टीरिया है रिकेट्सिया प्रोवासाकी, वो कॉज करेगा आपको द टाइफस फीवर। ठीक है, तो टाइफस अलग है और टाइफाइड अलग है, इसको आप हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे, इस बात को माइंड में रखेंगे। तो कहीं टाइफस लिखा है तो खुशी खुशी टाइफाइड समझ के उसको मार्क मत कर देना, याद रखना कि टाइफस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय रिकेट्सिया। ठीक है ना, ओके, देयर इज आल्सो रिकेट्सिया टाइफाइड और रिकेट्सिया प्रोवासाकी, तो एक रिकेट्सिया टाइफाइड भी है, वो भी टाइफस कॉज करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर, Salmonella typhi causes typhoid. Okay, चलिए, so that's all about the typhoid. आगे बात करते हैं। अगला है हमारे पास निमोनिया। अब बताने की जरूरत तो है नहीं, मैंने पहले बता दिया निमोनिया क्या है। ठीक है, एनसीआरटी का वोल्टेज कौन कॉज करता है? एनसीआरटी के हिसाब से हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये एनसीआरटी में लिखा है। इन्हीं दो का नाम के लिए मैं बताता हूँ क्यों लिया, क्योंकि इसकी भी वजह है, इसकी भी वजह है, इन दोनों का नाम इसलिए है क्योंकि majority of the cases of pneumonia is caused by these only। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? तो मोस्ट ऑफ द जो ये है, ये जो मोस्ट ऑफ द निमोनिया है दैट इज जस्ट कॉज्ड बाय द दिस हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दोनों ही बैक्टीरिया है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आई एम जस्ट चेकिंग फॉर दिस, एक और मैं आपको, हाँ याद गया, ये है एक मैं बताना चाह रहा था आपको, पहले मैंने कहा था उसको बता दूंगा, देयर इज समथिंग नोन एज न्यूमोसिस्टिस, न्यूमोसिस्टिस क्रैनी, क्रैनाई, ठीक है, न्यूमोसिस्टिस क्रैनाई, ये फंगस है, वो पंजा है। ठीक है ना, ये कॉज करता है आपको फंगल निमोनिया। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि निमोनिया कुछ नहीं है, निमोनिया आपके लंग्स के अंदर, एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड फिल हो गया। अब फ्लूइड फिल हो गया तो सिम्टम बता दो, सिम्टम क्या आएंगे फ्लूइड फिल होने की वजह से? फ्लूइड फिल होगा तो आपको कफ आएगा, कफ, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में बैक्टीरिया गया भाई, बैक्टीरिया गया तो बॉडी उसको ट्रैप करने के लिए म्यूकस रिलीज करेगी बहुत सारा, तो काफी सारा चलेगा, मतलब बल्गम या म्यूकस, खांसी, ऑफ कोर्स फीवर। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ शुरू में आपको निमोनिया हुआ तो। अब बता दें निमोनिया क्या होता है? लंग्स में बैक्टीरिया वायरस से पंजे आ गया, ये शुरू की बात है। अब अब आप देखो कि अब आपको जब निमोनिया होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उतनी एयर नहीं आ पा रही, उतनी एयर एक्सचेंज नहीं हो पा रही, तो क्या होगा? बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। बॉडी की जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो आपका जो शरीर है वो थोड़ा थोड़ा ब्लूइश कलर का आपको नजर आने लगेगा, नीला पड़ने लगेगा। और ये जब बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले जो फर्क है कहाँ पता चलता है? जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा आपके होठों पे, ठीक है ना, होठ जो है उनका कलर चेंज होने लगेगा, आपके नील के टिप्स, ठीक है ना, ये ग्रे से थोड़े ब्लूइश टर्न करने लगेंगे, है ना। तो स्पेसिफिकली जब निमोनिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो क्रॉनिक हो जाता है ना, जब वो एक्यूट से क्या होता है क्रॉनिक हो जाता है, बहुत लंबा खिंच जाता है, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि आपको सांस नहीं ले पा रहे हो, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कहीं ना कहीं पे ब्लूइश होने लगेंगे। क्या थी? आपकी स्किन, आपके लिप्स, आपकी स्किन, लिप्स और स्किन उतनी क्लियरली नजर नहीं आएंगे जितने क्लियरली नजर आएंगे आपके नेल्स। तो नेल्स का ब्लूइश हो जाना, ग्रे से ब्लूइश हो जाना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है क्रॉनिक निमोनिया का। ठीक है, और निमोनिया आप ऐसा समझो कि निमोनिया, हम निमोनिया पढ़ क्यों रहे हैं? अभी तो निमोनिया इसलिए पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, निमोनिया अभी उतना बड़ा डिसऑर्डर नहीं रहा है, अभी तो हमारे पास है दवाइयां, 2-3 मेडिसिन की कॉम्बिनेशन दिया, चलो निमोनिया ठीक हो गया। देयर वाज अ टाइम, और एक्चुअली देयर इज अ टाइम एक्चुअली जहां पर इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, क्या उसको छोड़ देते हैं, हम मान देते हैं मॉडर्न वर्ल्ड की। तो अभी तो निमोनिया मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से बहुत ही छोटा डिसऑर्डर है, लेकिन
आप आज से लेट से अगर हम पीछे चले जाएं, ज्यादा पीछे भी नहीं, 20 साल भी अगर पीछे चले जाएं आप, 20 से आप 20 कितने हो गए, 2000 नहीं, 30 साल, 30 साल करीब पीछे चले जाए, 30 ईयर्स अगर हम चले जाएं, अगर 90s में चले जाएं, ठीक है, तो निमोनिया वाज अ फैटल डिसऑर्डर। अर्ली 90s, 1920, 1930, 1940, ठीक है, मतलब 1950s के बाद से 70s के बाद से ये थोड़ा आसान होने लगा निमोनिया ट्रीट करना। उसके पहले की अगर हम बात करें तो एक टाइम ऐसा था कि निमोनिया वाज अ वेरी फैटल डिसऑर्डर। जिस एरिया में निमोनिया फैलना शुरू होता था, जिसको निमोनिया होना शुरू होता था, 50%, 70%, 50% ऑलमोस्ट लोग मर जाते थे, ठीक है। और ओल्ड जो लोग थे, बूढ़े लोग थे, ऑफकोर्स जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा वीक हो जाती है, वो तो और ज्यादा मर जाते थे। जितना फेटल अभी कोरोना वायरस लग रहा है आपको, उतना फेटल निमोनिया हुआ करता था, ठीक है। मलेरिया, निमोनिया, चिकन पॉक्स, दीज हैव बीन फेटल डिसऑर्डर्स वन डे। इसलिए ये किताबों में आज आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। कल को किताबें चेंज होगी तो आज के फेटल डिसऑर्डर्स में फोकस किया जाएगा। तो पुरानी किताबें छपी हुई हैं, एनसीईआरटी को पुरानी हुई, इसलिए इस पर फोकस है इतना ज्यादा, ठीक है। Okay, so pneumonia is a fatal disorder. Again, it is a fatal disorder. If left untreated, can cause death. ठीक है, so that is all about the pneumonia. ठीक है, अच्छा टेस्ट क्या है इसका? सिंपल सा टेस्ट है, एक्सरे देख के बता सकते हैं, ठीक है। और एक्सरे में जब पता चलेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो उसके बाद स्पूटम टेस्ट बोलते हैं। स्पूटम टेस्ट क्या होता है? टेस्टिंग द स्पूटम। स्पूटम का मतलब कि जो नाक का जो म्यूकस है, दैट इज नोन एज स्पूटम, उसको टेस्ट किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एनी अदर बैक्टीरिया। क्लियर है? आगे बात समझ में? एंड निमोनिया एज अ सिम्पटम आल्सो। निमोनिया सिम्पटम भी है, इट्स अ डिजीज एज वेल एज सिम्पटम आल्सो। सिम्पटम है ये आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में, लंग्स में कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई आया है। इवन एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको निमोनिया हुआ है और बाई चांस पता लगता है कि वो निमोनिया आपकी बॉडी में न्यूमोसिस कराना ही करा रहा है, या आपको फंगल निमोनिया हुआ है, तो आपको अपना HIV टेस्ट भी करा लेना चाहिए। क्यों? सुनिए, फंगल निमोनिया, फंगस, मैं फंगस को, फंजाई को बहुत ही छोटा सा पैथोजन मानता हूं व्हेन इट कम्स टू द इंटरनल बॉडी। हाँ, बॉडी के बाहर अगर हो रहा है, स्किन में हो रहा है, सक में हो रहा है ना, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो वहां फंजाई की ग्रोथ बहुत कॉमन है, लेकिन बॉडी के अंदर फंजाई इज वेरी वीक। इनसाइड ह्यूमन बॉडी फंजाई इज वेरी वीक। तो अगर एक फंजाई आपकी लंग्स में निमोनिया कॉज कर पा रहा है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। मतलब यू आर हैविंग अ वेरी 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 वीक इम्यूनिटी। और अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, तो इसका मतलब हो सकता है कि यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम HIV। जितने लोगों को HIV होता है, उनको फंगल निमोनिया बहुत कॉमन है। क्यों? HIV के अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। यानी कह रहा कि स्पेसिफिकली HIV, कोई और आपको इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे कि एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, कोई भी इम्यूनिटी वाला डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि लेकिन वो उतने कॉमन नहीं है, तो एंड HIV इज मच कॉमन, तो इसलिए ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जितने HIV के पेशेंट होते हैं, मोस्टली सफर फ्रॉम द फंगल निमोनिया। अच्छा, ऐसा क्या है कि वही फंगल निमोनिया से इफेक्ट हो रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में निमोसिस कराना ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में निमोसिस कराना ही नहीं आ रहा है, आपकी बॉडी में भी आ रहा है, लेकिन वो आपको डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा। और अगर आपको HIV हो जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तो आपको डिजीज कॉज कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो दैट इज ऑल अबाउट द निमोनिया। ठीक है, कोई डाउट इसको बता दें? तो ये दो डिसऑर्डर एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको इस थोड़ा डिटेल में बता दिया। ठीक है, हर चीज को अच्छे से डिस्कस कर ली ताकि आप अच्छे से इसको कर पाए। अब कुछ डिसऑर्डर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बस मैं उनके नाम लिखवाऊंगा, उनके पैथोजन लिखवाऊंगा, और अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है उनके रिगार्डिंग तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगला पैथोजन ले रहे हैं हम, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कॉज कौन कर रहा है? कॉज कर रहा है, याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस। अगेन इट इज एक ही वर्ड में समझ लो, इट इज फाइब्रोसिस ऑफ एल्वेओलाई। ट्यूबरक्लोसिस में फाइब्रोसिस ऑफ एल्वेओलाई होता है। मैं ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें आपको समझने वाली चीज है, जो याद रखने वाली चीज है, एक बड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, दैट इज मैनटॉक्स टेस्ट। पहले तो याद रखिए मैनटॉक्स टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। एनसीईआरटी मैंने दिया, कभी मान लो पूछ रहे तो आपके दिमाग में होना चाहिए मैनटॉक्स टेस्ट जो कि टेस्ट, ठीक है। छोटे नाम याद रखना बस। इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है बीसीजी वैक्सीन। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, बीसीजी वैक्सीन 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। क्या कोई इंटेलिजेंट बच्चा है जो मुझे बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म बताएगा? Can anybody tell me the full form for the BCG vaccine? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, स्क्रीन sir. नहीं आ रही। हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीन अभी आ जाएगी, स्क्रीन का कोई इशू नहीं है। तो हाँ जी, क्या है फुल फॉर्म? हाँ जी भाई, इतना सा सिंपल, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता बता रहा हूँ। नाम है इसका बैसिलस गुएरिन। जो कैलमेट एंड गुएरिन साइंटिस्ट के नाम है, ज्यादातर साइंटिस्ट, ठीक है ना। बैसिलस कैलमेट एंड गुएरिन, ये बीसीजी का फुल फॉर्म है। बीसीजी वैक्सीन स्पेसिफिकली किसकी होती है? याद रखिए, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन होती है। और एक और होता है, एक और चीज है जो आजकल आपने कभी सुना होगा, कभी न्यूज़पेपर में या रेडियो में या कहीं पे भी, देयर इज समथिंग नोन एज डॉट्स। डॉट्स थेरेपी, ये इसकी थेरेपी है। ये फेमस चीजें हैं, देखिए दीस आर सम फेमस थिंग्स, ओके। तो मैनटॉक्स टेस्ट उतना फेमस नहीं है, दैट इज वेरी साइंटिफिक, लेकिन बीसीजी वैक्सीन बहुत फेमस है, आपको पता होना चाहिए बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस की है। और डॉट्स थेरेपी किसकी है? ट्यूबरक्लोसिस की है, ठीक है ना। जैसे इसके फुल फॉर्म बड़ी अजीब सी है, मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, आप माइंड में रखिएगा, बस रखने की जरूरत नहीं है, डॉट्स याद रखें। इट इज डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो बड़ी अजीब सी फुल फॉर्म है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, बैक होता है शॉर्ट कोर्स, तो हम शॉर्ट में बोल देते हैं डॉट्स, ठीक है ना। अच्छा, डॉट्स है क्या? डॉट्स थेरेपी में क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी। इसमें दवाइयां देंगे और आपका मेडिसिन देंगे, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन आपको सजेस्ट करेंगे, है ना। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स टुगेदर, ताकि आप ट्रीट करें उस पूरी की पूरी थेरेपी को हम, और टाइम टू टाइम आपका टेस्ट करेंगे, आप पूरा ध्यान रखेंगे, उस पूरी थेरेपी को डॉट्स थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट द ट्यूबरक्लोसिस। ओके, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिसऑर्डर के पास चलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में बात करें, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम बोला आपने, अब आपने क्योंकि माइकोबैक्टीरियम बोला, तो मुझे माइकोबैक्टीरियम से एक और डिसऑर्डर नजर याद आ रहा है कि माइकोबैक्टीरियम लेब्रे। क्या लगता है माइकोबैक्टीरियम लेब्रे क्या कॉज कर रहा होगा? माइकोबैक्टीरियम लेब्रे कॉजेस लेप्रोसिस, ठीक है ना, लेप्रोसिस। और आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये नाम अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, या अपने जो लोग थोड़े से ज्यादा एज में आपसे ज्यादा है, उनको ये नाम पता होगा, कोड इसका एक सिंपल सा नाम है, कोड बोलते हैं, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसिस, अगेन ये इंफॉर्मेशन अगर थोड़ा सा रिलेटेड होगा, इसमें क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे आपका एक तरीके का दो तरीके का डिसऑर्डर है। एक तो आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। दूसरा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के अंदर, लेप्रोसी के अंदर आपकी स्किन का डैमेज होता है, आपकी स्किन में क्या कह सकते हैं कि स्किन का डिग्रेडेशन, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि स्किन का जो डर्मिस है, एपिडर्मिस है, उसके अंदर डिग्रेड होना, ठीक है ना।
और आपके जो ये टिप्स हैं, उंगलियों के टिप्स हैं, इसका मुड़ जाना, ठीक है ना। तो this occurs in this mycobacterium sorry mycobacterium leprae causes this, and disorder is known as leprosis. तो आपको लेप्रोसिस के बारे में इतना ही आइडिया होना चाहिए कि इसको कॉज करने वाला भी माइकोबैक्टीरियम है और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और एक और चीज उसके बारे में इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इज द ओनली बैक्टीरिया which do not follow Koch postulates. ये Koch postulate फॉलो नहीं करता। Koch postulate, आइए Koch postulate के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ओके, तो लेप्रोसी के बारे में आपको ये तो मैंने आपको क्लियर हो गया कि हाँ ये नर्व का डिसऑर्डर है और स्किन का डिसऑर्डर है और ये डिफॉर्मिटीज कॉज करता है आपकी उंगलियों में और डिजिट्स में। ये तो इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, हालांकि इट इज समथिंग अनरिलेटेड टू द टॉपिक। इफ यू हैव हर्ड ऑफ मदर टेरेसा, ठीक है, तो मदर टेरेसा इज नोन फॉर taking care of the people who used to suffer from mycobacterium leprosis, क्योंकि लेप्रोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर जो हाईली कॉन्टेजियस है और क्योंकि इसमें स्किन का बड़ा ही डिग्रेडेशन हो जाता है और डिजिट्स खराब हो जाती हैं, नर्व का भी डिसऑर्डर है, तो जिस पर्सन को लेप्रोसी होता है, जिसको कोड होता है, उसको कैन से लोग काफी आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि ये थोड़ा कॉन्टेजियस भी है, कॉन्टेजियस डिसऑर्डर, तो लोगों को हो सकता है स्किन के एब्रेशन से, आपको भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉन्टेजियस डिसऑर्डर। और क्योंकि पर्सन जिसको लेप्रोसी हुआ है वो स्किन का डिसऑर्डर है तो बाहर अपेयर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मलेरिया हुआ है तो वो बाहर अपेयर नहीं होगा, टाइफाइड हुआ है तो मुझे बाहर अपेयर नहीं होगा, लेकिन ये डिसऑर्डर बाहर अपेयर हो रहा है तो देखने में खराब लग रहा है इंसान को, तो इसका डर ज्यादा है कि इसको देखो बॉडी इसकी कैसी गंदी सी हो गई है, तो शायद मैं इसके पास जाऊंगा तो मेरी बॉडी भी ऐसी गंदी सी हो जाएगी, मुझे भी डिसऑर्डर हो जाएगा। तो लोग उसको काफी ज्यादा दूर कर देते थे, लोग उसको आइसोलेट कर देते थे, ठीक है। अच्छा, अब इस आइसोलेशन की वजह से ये डिसऑर्डर और बुरा बन जाता है, ठीक है। तो मदर टेरेसा गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर द पीपल, क्योंकि उनको काफी लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता था, काफी गरीब लोग भी होते थे, तो उनको खाना देना, उनका ख्याल रखना, फॉर ऑल दिस थिंग्स शी वाज वेल नोन फॉर दिस, फॉर टेकिंग केयर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। खैर, तो दैट्स अबाउट मदर टेरेसा। खैर, मदर टेरेसा को छोड़ देते हैं, आगे बात करते हैं कॉश पोस्टुलेट्स की। अच्छा, कॉश पोस्टुलेट क्या है? रॉबर्ट कॉश इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए ये बताने के लिए, अगेन दिस इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, समथिंग एक्स्ट्रा, बट यू शुड नो, ठीक है, बिकॉज दिस विल इंक्रीज योर लाइक थिंकिंग क्वालिटी। सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉश ने कहा, देखो अगर मान लो किसी को मलेरिया हुआ है, ठीक है, मैं कैसे कह दूं कि मलेरिया या किसी बैक्टीरियल डिसऑर्डर का नाम लेते हैं ना, मलेरिया छोड़ देते हैं, मान ली किसी को टाइफाइड हुआ है, मैं कैसे कह दूं कि यही पर्टिकुलर बैक्टीरिया है साल्मोनेला, यही वाला बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज कर रहा है? भाई साल्मोनेला टाइफाइड तो नाम बाद में दिया ना कि वो टाइफाइड कॉज कर रहा है, ठीक है, या है ना। मैं पहले कैसे कह दूं कि ये साल्मोनेला, ये जो टाइफाइड वाला डिजीज है, ये यही बैक्टीरिया ही कॉज कर रहा है? आई कैन नॉट से, हाउ कैन आई लिंक अ बैक्टीरिया टू अ पर्सन, ठीक है, how can I link a bacteria to a disease कि only this bacteria, there are thousands and millions of bacteria, how can I say only this bacteria is responsible for the disease? तो कोई सिस्टम होना चाहिए। तो वो पॉइंट्स कॉश पोस्टुलेट ने दिए। भाई पहला पॉइंट जो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि अगर किसी को टाइफाइड है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि साल्मोनेला टाइफाइड, या अब भी मान लेते हैं एक्स बोल देते हैं कि जो एक्स बैक्टीरिया है ये उस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लें किसी को एक्स डिजीज है, जो डिजीज को एक्स बोल देते हैं, दोबारा सुनो, एक किसी को एक्स डिजीज है, ठीक है, अब किसी को अगर एक्स डिजीज है तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो वाई बैक्टीरिया है, ये जो फलाना ढमकाना बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज को होने के लिए,
तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि जिस पर्सन को वो डिजीज है उसकी बॉडी में से वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया मिलना चाहिए। ठीक है भाई, किसी को अगर टाइफाइड है तो उसकी बॉडी में साल्मोनेला टाइफाइड मिलना चाहिए ना, तभी तो बोलूंगा उसको टाइफाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। पता चला कि उसको मैं बोल रहा हूँ कि टाइफाइड है और टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है, लेकिन साल्मोनेला टाइफाइड उसकी बॉडी में मिलता ही नहीं है या बॉडी में मिल ही नहीं रहा जिस पर्सन को डिजीज है, तो कह सकता हूँ नहीं। तो बेसिक सा पॉइंट है कि उस डिजीज पर्सन की बॉडी में वो बैक्टीरिया होना चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि ना ही सिर्फ वो उसकी बॉडी में होना चाहिए बल्कि वो बैक्टीरिया मैं बाहर इन विवो इन विट्रो कल्चर भी कर पाऊं, मतलब मैं उस बैक्टीरिया को कल्चर कर पाऊं। अब कल्चर करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई वो ग्रो होता है। अगर कोई बैक्टीरिया है जो ग्रो ही नहीं होता तो मेरी बॉडी में इन्फेक्ट कर सकता है। भाई इतना ऐसा बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आ गया तो क्या मुझे नुकसान पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। नुकसान कब पहुंचाएगा? जब ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो उसकी मल्टीप्लाई करने की क्षमता है, ये हो गया सेकंड पॉइंट कि वो ग्रो करना चाहिए बाहर। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट सुनो, अगली बड़ी इंटरेस्टिंग। अब जब जिस बैक्टीरिया को हमने इस पर्सन को टाइफाइड था, इस पर्सन से मैंने वो साल्मोनेला टाइफाइड निकाला, वो ग्रो भी हो गया। अब जो ग्रो हुआ है उस ग्रोथ में से अगर मैं कोई थोड़ा सा बैक्टीरिया ले लूं और किसी पर्सन के अंदर जिसको वो डिजीज नहीं है उसको ट्रांसमिट कर दूं, तो उसको भी वही डिजीज हो जाना चाहिए। उसको भी वही डिजीज हो जाना चाहिए। भाई लॉजिकल इनफ कि अगर किसी को टाइफाइड है, उसमें से मैंने एक बैक्टीरिया बोला और मैं बोल रहा हूँ यही बैक्टीरिया है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो बैक्टीरिया जो ग्रो कराने के बाद अगर मैं किसी और पर्सन में ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो उसको भी वही डिजीज होना चाहिए। ऐसे ऐसे ट्रांसमिशन होता है। तो ठीक है, ये पॉइंट भी आ गया कॉस्ट पोस्टुलेट में, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 कॉस्ट पोस्टुलेट का ये है कि मान लो उस दूसरे पर्सन को सेम सिम्टम वाला डिजीज हो गया, ठीक है, अब उसकी बॉडी में से भी मैं जब आइसोलेट करूं तो मुझे सेम बैक्टीरिया वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ कि अगर उसको डिजीज कॉज कर रहा है और यही वाला पैथोजन डिजीज कॉज कर रहा है तो ये उसमें भी क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, उसमें भी मेरे को ये वापस मिलना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो 4 पॉइंट्स क्या हो गए कि जिसको इन्फेक्शन है उसमें वो बैक्टीरिया मिले, वो बैक्टीरिया ग्रो कर पाए, वो बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद बैक्टीरिया किसी नॉन इन्फेक्शियस पर्सन में डालें, उसको भी वो डिजीज हो जाए, और उसमें से जब निकालें तो मुझे वो सेम बैक्टीरिया वापस मिल जाए। तो ही मैं बोलूंगा कि हाँ यही बैक्टीरिया इस डिजीज से रिलेटेड है। तो किसी बैक्टीरिया को उस डिजीज से रिलेट करने के लिए कॉस्ट ने कुछ पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स दिए, उसको बोलते हैं कॉस्ट पोस्टुलेट। और ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे उस पर खरा नहीं उतरता, जिसकी वजह है सिंपल सी कि वो कल्चर नहीं होता इनविट्रो, वो इनविट्रो कल्चर नहीं होता। तो इनविट्रो कल्चर नहीं हो पाता तो पोस्टुलेट नंबर 2 पे वो खरा नहीं उतरता। ठीक है, तो 2 पे नहीं उतरेगा तो फिर 3 और 4 की तो बात नहीं आती। हाँ 1 फॉलो करता है, 2, 3, 4 फॉलो नहीं करता, तो हम बोलते हैं कि इकलौता बैक्टीरिया जो फॉलो नहीं करेगा कॉस्ट पोस्टुलेट्स वो ये होगा। अच्छा, और कौन नहीं फॉलो करेगा? ऑफ कोर्स सी बात है, बताने की जरूरत नहीं है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया ही फॉलो करेगा, कल्चर सिर्फ बैक्टीरिया होता है, वायरस कल्चर नहीं होता। ठीक है, वायरस ऐसे हम इजीली ऐसे ग्रो नहीं करते बहुत सारा, वो उसे इन विवो मीडियम चाहिए। इन विट्रो वायरस कल्चर ही नहीं होता है, पता है आपको। तो क्योंकि वायरस इन विट्रो कल्चर ही नहीं होता तो अगेन वायरस वायरल डिजीज कॉस्ट पोस्टुलेट फॉलो नहीं करेंगे। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डू नॉट फॉलो कॉस्ट पोस्टुलेट्स। में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है ना, आप देख लेना। उसमें एक डिजीज बैक्टीरियल होगा और 3 वायरल होंगे, तो वायरल वाले पे आपने क्रॉस मारना है, जो बैक्टीरियल उस पर टिक कर देना है। या 2 वायरल होंगे, एक लेप्रोसी होगा और तीसरा टाइफाइड होगा मान लो, तो आपने लेप्रोसी बैक्टीरियल वाला क्रॉस मार देना है, वायरल वाला क्रॉस मार देना है, और आंसर कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो वो कर देना है। समझ गए? क्लियर है पॉइंट? तो एक तो वायरल डिजीजेस, ऊपर से दूसरे ये वाले, ये दोनों ही आपके ये नहीं होंगे इसमें। ठीक है, कॉस्ट पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और थी, हाँ ये इतना ही नहीं, कोई दूसरा भी अगर होगा ना, अगर बैक्टीरिया से जरा सा अलग हुआ, सिफिलिस कॉज करने वाला कौन है बताना जरा। चलो, सिफिलिस कौन कॉज करता है? ट्रैपोनिमा पैलिडम। वो बैक्टीरिया नहीं है, वो एक तरीके का क्या है, स्पायरोकीट है। ठीक है, जैसे कि बताया था, वो भी फॉलो नहीं करता कॉस्ट पोस्टुलेट। ठीक है ना, तो सिर्फ जो पूरे ट्रू बैक्टीरिया है, प्रॉपर बैक्टीरिया है, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, सिर्फ वही फॉलो करेंगे कॉस्ट पोस्टुलेट। ये भी याद रखना, सिफिलिस फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन में सिफिलिस हो तो उसको भी आप क्रॉस लगा सकते हैं, अगेन डजंट फॉलो कॉस्ट पोस्टुलेट। तो ये हुआ लेप्रोसी के बारे में इंफॉर्मेशन। और 2-4 बैक्टीरियल डिसऑर्डर आपको बता देता हूं, उनके सिर्फ आपको नाम ही आइडिया करने हैं, मैं नाम बता रहा हूं।
ये विब्रो कॉलेरा, विब्रो कॉलेरा बताने की जरूरत नहीं है, इट कॉजेस कॉलेरा, हिंदी में बुलाते हैं हैजा, ठीक है। इसका ये भी वाटर बॉर्न डिजीज है, खराब पानी से होता है, खराब खाने से भी हो सकता है, ठीक है। एंड अगेन ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सिम्टम है भाई। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा इसमें। और डिहाइड्रेशन कैसे होगा, दोनों तरीके से होगा, उल्टी आएंगी, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी, एंड ये डायरिया होगा, ठीक है। डायरिया और वॉमिटिंग दोनों तरीके से वाटर का बहुत ज्यादा लॉस होगा, आयंस का बहुत लॉस होगा, इसलिए इसमें रिकमेंड करा जाएगा आपको ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स भी रिकमेंड किए जाएंगे, किसी बैक्टीरियल डिजीज को आप एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, दैट इज राइस वाटरी स्टूल। राइस वाटरी स्टूल, ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जहां आपको नजर आए ये सिम्टम राइस वाटरी स्टूल, आपने सीधा मार्क कर देना है कॉलेरा, ठीक है। तो राइस वाटरी स्टूल इज अ स्पेसिफिक सिम्टम स्पेसिफिक फॉर द कॉलेरा। राइस वाटरी स्टूल का क्या मतलब है? राइस वाटरी स्टूल सिंपल है, स्टूल इज द वेस्ट प्रोडक्ट, फीकल मैटर। राइस वाटरी मतलब ये है कि जैसे आप जब चावल बना रहे हैं, जब आप खूब सारा पानी डाल के चावल बना रहे हैं, तो चावल बनाने के बाद जो बचा हुआ पानी बचता है, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है ना, वो पानी, वो जो पानी है वैसा दिखता है, वैसा दिखने वाला क्या, स्टूल, ठीक है, यानी फीकल मैटर पास होगा एंड लार्ज अमाउंट में होगा बिकॉज ऑफ डायरिया एंड यस एक्सेसिव वॉमिटिंग आल्सो, दैट इज कॉलेरा कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नोन एज विब्रो कॉलेरा। और हाँ, कुछ कंट्रीज के अंदर विब्रो कॉलेरा नहीं है, ठीक है ना, कुछ कंट्रीज के अंदर विब्रो कॉलेरा ये होता है, उसको इरेडिकेटेड है कुछ कंट्री से। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कभी भी आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी आप किसी कंट्री दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपके काफी सारे टेस्ट होते हैं, और अगर आपको विब्रो कॉलेरा है आपकी बॉडी में, या कभी विब्रो कॉलेरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको टाइम ज्यादा नहीं हुआ है तो आपको प्रोहिबिट किया जाएगा दूसरी कंट्री में जाने से, कि आप वहां पर जहाँ उतनी मेहनत से उन्होंने इरेडिकेट किया है, ताकि आप वहां पे ना लेके जाए उसकी सॉर्ट, ठीक है। तो जिसमें विब्रो कॉलेरा भी एक लिस्ट में आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में क्या है, इरेडिकेटेड है विब्रो कॉलेरा। चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट द विब्रो कॉलेरा। आगे बात करते हैं। बैक्टीरियल में और अगर नाम पे जाऊं तो मेरे को एक और नाम याद आ रहा है, लेकिन ये वाला जो ये बात की रिपीट हो रही है, नीरज माइक बंद करो भाई। ओके, अगला फिर डिसऑर्डर आता है टेटनस, लेकिन मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। टेटनस आप मुझे बताएंगे, कोई एक जना मुझे बताएगा टेटनस में क्या होता है और क्या सा डिसऑर्डर है। टेटनस की डिटेल्स आप मुझे बताएंगे, टेटनस मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ जी, शुरू हो जाओ फटाफट से। टेटनस पढ़ाया तुमको मैंने। सर क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई से होता है ना? हाँ, लेकिन होता क्या है इसके अंदर? सर नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन पे अफेक्ट करता है, और सर मसल स्टिफ हो जाते हैं। और सर बैक्टीरियल है। तो अब ना तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। टेटनस लॉकजा होता है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, तुमको आप मुझे बताएंगे कहाँ मिलेगा, ये बता देता हूँ। मसल्स के जहाँ डिसऑर्डर पढ़ाए हैं, ठीक है, जहाँ मसल्स के डिसऑर्डर पढ़ाए गए हैं वहां पर आपको टेटनस पढ़ाया गया, ठीक है।
तो आप मुझे बताएंगे कि टेटनस में एग्जैक्टली क्या होता है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि टेटनस है ना, और टेटनाई क्या है, टेटनस क्या है, स्पाज्म क्या है, टेटनस कैसे, स्पाज्म और टेटनाई से अलग है, ये सारी बातें आपको बताई गई थी, ठीक है ना। मसल में भी, नर्वस में भी डिस्कस किया गया। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेटनस आप मुझे बताएंगे। खैर हम आगे चलते हैं। आगे आपके लिए एक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसका नाम है डिप्थीरिया। इनके पास नाम है डिप्थीरिया, इट्स कॉल्ड बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, नाम रख लेना कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। एक टेस्ट है शिक्स टेस्ट, शिक्स टेस्ट है। और एक और है, इसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, यूबोनिक प्लेग, यूबोनिक प्लेग, यूबोनिक प्लेग। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिप्थीरिया डिप्थीरिया तो मैच कर जाएगा, ठीक है। यूबोनिक प्लेग के बैक्टीरिया का नाम अलग है, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। और यर्सीनिया पेस्टिस एक बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी में रैट फ्ली लेके आती है। कौन लेके आती है? रैट फ्ली। अब फ्ली मतलब मक्खी किस्म, है ना, फ्ली इज एन आर्थ्रोपोडा। तो यूबोनिक प्लेग इज अ आर्थ्रोपोड बॉर्न डिसऑर्डर। देखो एक चूहा होता है ना, चूहे के स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर फ्लीज होते हैं, बोलते हैं रैट फ्लीज। उस रैट फ्ली का नाम भी है ज़िनोप्सिला। मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस किया आपसे आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोड जब पढ़ाया था। चलो मैं वापस रिपीट करता हूँ। ज़िनोप्सिला इज द रैट फ्ली। जब रैट जिंदा होता है तब ये रैट के ऊपर होती है, जब रैट मर जाता है ये फ्लीज फ्री घूमती है। उस टाइम पे ये फ्लीज आपको बाइट कर सकती हैं, बाइट करके आपकी बॉडी में अगर उनके पास है, अगर उनके पास है यर्सीनिया पेस्टिस तो आपको पहुंचा देंगी। और फ्री यर्सीनिया पेस्टिस आपके लिम्फ नोड को इन्फ्लेमेशन करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, आपके स्किन को डैमेज करेगा, स्किन में रेड स्पॉट्स बनेंगे और वो रेड स्पॉट्स धीरे 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 ब्लैक हो जाएंगे। एंड जब 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 तक वो ब्लैक होंगे यू विल डाई। तो इसको हम ब्लैक डेथ भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। तो ब्यूबोनिक प्लेग एक तरीके का फर्स्ट एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। अब ब्यूबोनिक प्लेग और यर्सीनिया पेस्टिस देख के आपको कभी भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर तुक्का मारना चाहोगे कि इसका डिसऑर्डर होगा। भाई कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया पढ़ के तो समझ में आएगा कि डिप्थीरिया का करना होगा, लेकिन ये नाम थोड़ा सा अलग सा है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो याद रखना ब्यूबोनिक प्लेग इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए अगले डिसऑर्डर पे चलते हैं। अगले डिसऑर्डर के सिर्फ आपको नाम बताता हूं। स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर क्या होता है? अगर आपको स्कारलेट का मतलब पता हो तो स्कारलेट इज लाइक लाल 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 अपने फेस पे दाने हो जाते हैं, ठीक है ना, इस फीवर के अंदर, तो उसको हम स्कारलेट फीवर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर पॉइंट। इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, बस इसका आपको आइडिया है ना, स्कारलेट फीवर इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ठीक है ना। अच्छा एक था शिक्स टेस्ट। शिक्स टेस्ट था डिप्थीरिया का, इसका भी टेस्ट होता है द डिक टेस्ट, ठीक है। तो वो शिक था, ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है, शिक टेस्ट फॉर डिप्थीरिया एंड डिक टेस्ट फॉर द स्कारलेट फीवर। कभी-कभी टेस्ट के नाम आ जाते हैं कि विडाल, शिक्स, बेसेंस्टेन, मैंटॉक्स, ठीक है ना, तो आपको बता रहा हूं। तो ये याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस कॉजेस स्कारलेट फीवर, ठीक है, एंड द टेस्ट फॉर दिस इज द डिक टेस्ट। चलिए अगली बात करते हैं। एक आध डिसऑर्डर और होना चाहिए, मैं एक बार देख लूं कोई और बचा है क्या हमारे पास। यस एक आध और है इंपॉर्टेंस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल के पूछ लिए जाते हैं, दो और बताऊंगा आपको मैं। एक है बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म भी आपके इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम और क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। अगेन अ बैक्टीरियल डिसऑर्डर, अगेन अ बैक्टीरियल डिसऑर्डर, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम कॉज करता है आपके आपके अगेन इस तरह के स्टमक का डिसऑर्डर है। इसको हम सिंपली इसमें फूड पॉइजनिंग को बोल देते हैं इसको, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनियम।
क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में? दैट इज बॉटुलिज्म। एंड लास्ट में एंथ्रासिस। एंथ्रासिस आपने सुना होगा, एंथ्रासिस कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस, एंथ्रासिस। अच्छा, बैसिलस एंथ्रासिस इज अ ज़ूनोटिक डिजीज, मतलब ये सिर्फ आपको ही नहीं, ये आपसे दूसरे एनिमल्स को और दूसरा एनिमल से आपको भी हो सकता है। अलग अलग तरीके का होता है, इंटेस्टाइनल होता है, लंग्स का होता है, स्किन का होता है, एंथ्रैक्स अलग अलग ऑर्गन्स का होता है। तो डिसऑर्डर पैथोजन है बैसिलस एंथ्रासिस। तो ये जितने आपको बताए इन सब के आपको ना नाम आइडिया होना चाहिए। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको ना मान लो कि 7 डिसऑर्डर दे दिए, 7 दे दिए, 7 1 2 3 4 5 6 7 नाम दे दिए कि ब्यूबोनिक प्लेग, स्कारलेट फीवर, विब्रो कॉलेरा, फलाना ढिकाना, ये सब कॉलेरा कॉलेरा है, फलाना ढिकाना, 5 6 नाम दे दिए, एचआईवी 2 3 और आपसे पूछ लिया हाउ मेनी ऑफ देम आर बैक्टीरियल डिसऑर्डर या हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, है ना? तो फिर आपको पता होना चाहिए कौन सा बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। तो आपने 2 4 बार पढ़े होंगे ना, तो वो आइडिया होगा कौन सा बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ठीक है ना? पैथोजन पूछ सकता है ना? तो इतना आइडिया एटलीस्ट आप नीट की तैयारी कर रहे हो, इतने बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स का आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने कुछ माइनस रखे हैं। कौन से माइनस रखे हैं मैंने? नेसरिया, गोनोरिया, ठीक है ना, सिफिलिस, ट्रैकोमास्टिस, ट्रैकोमोनास, ये सब मैंने अभी इसमें नाम नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी एसटीडीज के अंदर बता चुका हूं। तो जो एसटीडी में पढ़ाए हैं वो मैं आपके थ्रू एज्यूम कर रहा हूं कि आपने पढ़ ली है या आपको आते हैं। तो एसटीडी वाले ऐड कर लेना, आज जो पढ़ाए ऐड कर लेना, पूरी लिस्ट बना लेना बैक्टीरियल डिसऑर्डर की। दैट्स फॉर यू बैक्टीरियल डिसऑर्डर। अगली क्लास में हम बात करेंगे वायरल डिसऑर्डर्स की और फंगल डिसऑर्डर्स की और मलेरिया की। ये तीनों चीजें अगली क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आज की क्लास इतनी ही है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो किसी एक पर्सन का अगर जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड ना होकर राइट साइड होता है, तो वह डिजीज होगी या फिर क्या होगा? एक पर्सन का हार्ट लेफ्ट की जगह राइट में होता है तो फर्स्ट दैट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज ओनली, क्योंकि वो उसकी बॉडी में फंक्शनिंग में दिक्कत देगा। सर कैसे? इट्स अ डिसऑर्डर, कैन बी कंसीडर्ड एज डिजीज, यस। इट्स एक्चुअली फंक्शन में मोर ऑफ कैसे काइंड ऑफ, दिक्कत होगी? नहीं, इट इज मोर ऑफ काइंड ऑफ या मैलफॉर्मेशन। उसको डिजीज बोल सकते हैं, मतलब ये एक डिसऑर्डर है और उससे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिजीज बोल सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम तो होती है तो उसे डिजीज बोल सकते हैं। यस, कैन बी कॉल्ड एज डिजीज। एनी अदर डाउट? सर फंक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है उसकी? देखो, फंक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है एग्जैक्टली ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली इसके बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं कुछ भी अपनी तरफ से बताना नहीं चाह रहा कि वो हो सकता है कॉन्सेप्चुअली गलत भी हो, तो इसलिए आई वोंट लाइक टू टेल एनीथिंग ऑन दिस राइट नाउ। हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझे एक बार मुझे व्हाट्सएप में इसमें मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं इसको थोड़ा सा सर्च कर लूंगा एक बार, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम कि क्या दिक्कत आ सकती है और क्या आती है। बट अभी मेरे पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको सही बता सकूं, ठीक है? नीरज, मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट? सर एक थोड़ा इररिलेवेंट सा डाउट है। अरे डाउट, कोई बात पूछो। इररिलेवेंट होगा तो मैं सर आंसर नहीं दूंगा। सर कोरोना वायरस का सर जो वायरस होता है सर उसका नाम हाँ, मैंने सर्च किया था तो आया था सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सारस। हाँ सर सी। तो सर 2002 उसके में अंदर आया। तो सर हम वायरस के नाम में सिंड्रोम की यूज कर रहे हैं। सब सिंड्रोम तो डिसीज होती है जैसे। एक्चुअली अरे मैं बताता हूँ, जब किसी को एड्स होता है तो हम क्या बोलते हैं? एड्स का वायरस। जब किसी को टाइफाइड, किसी को वो ये होता है क्या नाम है इसका, डिसऑर्डर नाम हो गया, वो क्या होता है, वो डेंगू, हम क्या बोलते हैं? डेंगू का वायरस। तो वैसे बोल रहे हैं सारस वायरस, सारस का वायरस। आर्य पसंद में तो कोई नाम नहीं है स्पेसिफिकली, तो हमने जैसे कोरोना, वैसे उसका नाम कोरोना वायरस है। सारस इज अ सारस वायरस, सारस कॉज करने वाला वायरस इज एक्चुअली कोरोना वायरस। सारस तो डिजीज का नाम है। सर वही तो सर उस पे वायरस का नाम आ रहा था। डिजीज का नाम कोरोना वायरस डिसीज है और वायरस का नाम आ रहा है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। हाँ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम
कोरोना वायरस, ये नाम होगा ना। ये वायरस का नाम है सर। हाँ, तो मैं बताता हूँ, डेंगू कॉज करने वाले जो वायरस है उसका नाम डेंगू वायरस है। तो वो चिकनगुनिया का पता है क्या नाम, तो सोचो चिकनगुनिया कॉज करने वाले वायरस का नाम क्या है, चिकनगुनिया वायरस। तो जो डिसऑर्डर कॉज करे उसका नाम आगे वायरस लगा दे कि इसको ये कॉज करने वाला वायरस। आप उसकी फैमिली में जाओगे, अब आप सारस वायरस की फैमिली में जाओगे तो इट बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ कोरोना वायरस। अब आप डेंगू वायरस की फैमिली में जाओगे तो इट बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ फ्लेवी वायरस, ठीक है ना। तो वो फैमिली हो जाती है फिर आगे। तो कोरोना वायरस नाम नहीं है, कोरोना वायरस फैमिली ऑफ वायरस है। Okay, sir. जिनमें से जो जिसमें से जो कोविड 2002 है और कोविड जो 19 है वो भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस इज फैमिली ऑफ वायरस। Okay, गॉट sir. इट? हाँ, Yes, sir. एनी अदर डाउट? चलिए फिर बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे।